तो दोस्तों, मैं अनुभव वर्मा सृष्टि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सभी भारतीय भाषाओं की जो जननी है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से ही निकली हुई हैं और संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि जो है वो हमारी देवनागरी लिपि ही है। दोस्तों, मैं आपको कुछ दूसरी भाषाओं की लिपियां भी बता देता हूं जो अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछी गई हैं। देखिए, जो हमारी देवनागरी, ये क्या हो गया, यहाँ पे वो कर दीजिएगा सर, वो देखिए देवनागरी लिपि जो हमारी है उसमें देखिए हिंदी, संस्कृत और इन दोनों के अलावा मराठी, नेपाली और सिंधी, इतनी लैंग्वेजेस जो हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। दूसरी लैंग्वेज जो है, दूसरी जो लिपि हमारी है वो फारसी लिपि है। जो हमारी उर्दू भाषा है वो अरबी और फारसी से मिलकर बनी हुई है और जो उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि का ही अनुसरण करती है। लेकिन उर्दू भाषा और फारसी भाषा में केवल डिफरेंस इतना है कि जब उर्दू भाषा का भारत में जन्म हुआ, हैदराबाद दक्कन में इसका जन्म हुआ और उसके बाद दिल्ली में उस समय के जो बहुत ही फेमस शायर मिर्जा गालिब और इब्राहिम जौक, इन लोगों ने उर्दू का काफी विकास किया। और जो हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके समय में काफी मुशायरे भी हुए जिससे हमारी उर्दू का काफी विकास हुआ। और दूसरा जो है, जो लखनऊ हमारा शहर है, वहां पे हमारी उर्दू को उसकी नजाकत मिली, इसका व्याकरण मिला पूरा। लेकिन इसमें हुआ क्या कि फारसी भाषा में कुछ शब्द नहीं थे, लेकिन जब उर्दू हिंदुस्तान में आई तो इसमें हिंदी भाषा के काफी सारे वर्ड मिल गए। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ कि जो फारसी भाषा है उसमें एक टा शब्द नहीं था, तो उर्दू भाषा में इस टे शब्द को बना लिया गया इस तरह से। ऐसा ही बहुत सारे शब्द हैं, इसको उर्दू में टे शब्द बोलते हैं, जो कि हिंदी के टा से कुछ मिलता जुलता ही है। हिंदी में हम टा के लिए टे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उर्दू की जो एक्चुअल लिपि थी वो बिल्कुल फारसी ना रहकर नस्तालिक लिपि हो गई, क्योंकि इन्होंने थोड़ी चीजें बदल ली फारसी से। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में नस्तालिक नहीं मिलता है तो हम उर्दू की जो लिपि है उसकी जगह पे फारसी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि बस फारसी और नस्तालिक में कुछ ही शब्दों का अंतर रहता है। फिर तीसरा हम आ जाते हैं जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है। देखिए, पंजाबी लैंग्वेज हमारी दो स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, एक है गुरुमुखी और दूसरी है शाहमुखी। दोस्तों, आपने गुरु नानक देव जी का नाम सुना ही होगा। गुरु नानक देव जी के जो दो शिष्य थे उसमें एक थे लहना जिनका नाम था और जो दूसरे शिष्य थे उनका नाम मर्दाना था। दोस्तों, आपने कहानी भी सुनी होगी कि मर्दाना जो होते हैं गांव में जाते हैं तो वहां पे लोग काफी दुष्ट होते हैं और एक गांव में जाते हैं वहां के लोग काफी सभ्य होते हैं। तो गुरु नानक जी कहते हैं जो सभ्य गांव वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाएं और जो असभ्य गांव वाले लोग हैं वो अपने गांव में ही रहें। दोस्तों, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में एक लेसन था, उसका नाम था टॉर्च बियरर्स। उसमें ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। तो जो गुरु नानक जी ने अपना जो विरासत जो है वो लहना जी को सौंपी और लहना जी का जो नाम था उन्होंने अपना नाम बदल के अंगद जी रख लिया था। तो होता क्या है, सबसे पहले जो पंजाबी लैंग्वेज है वो शाहमुखी लिपि में लिखी जाती थी। जो शाहमुखी है वो फारसी से ही निकली हुई लिपि है और इस शाहमुखी लिपि का आविष्कार बाबा फरीद ने किया था। इस शाहमुखी लिपि का आविष्कार जो है बाबा फरीद ने किया था। बाबा फरीद का जो मूल नाम है वो गज ए सकर करके है और ये जो फेमस एक सूफी संत हुए हैं निजामुद्दीन औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, ये उनके गुरु रहे थे। फिर उसके बाद हुआ क्या, गुरु अंगद जी ने शाहमुखी से बदल के गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है पंजाबी की स्क्रिप्ट गुरुमुखी कर लिया। इसका नाम गुरुमुखी इसलिए पड़ा कि ये गुरुओं के मुख से निकली हुई लिपि थी। दोस्तों, जो हमारा भारत का पंजाब है वहां पे हम गुरुमुखी लिपि का यूज करते हैं और सेम इसका जो पाकिस्तान का पंजाब है, चूंकि वहां पे हिंदी और उर्दू लोगों को हिंदी और ये गुरुमुखी लिपि नहीं आती है, इसीलिए वो शाहमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शाहमुखी लिपि जो है वो फारसी से निकली हुई है जो उनको लिखने में काफी आसानी रहती है। चौथी जो हमारी स्क्रिप्ट है वह है रोमन स्क्रिप्ट, या जिसको हम लैटिन स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो हमारी अंग्रेजी भाषा है वो रोमन लैटिन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है दोस्तों। और जो पांचवी हमारी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, ये सबसे प्राचीन है, सभी लिपियों की मां ब्राह्मी लिपि को ही कहा जाता है। देखिए, प्राचीन संस्कृत और पाली लैंग्वेज जो है वो हमारी ब्राह्मी लिपि में ही लिखे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक लिपि जो है हमारी वो है खरोष्टी लिपि, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा।
जो खरोष्ठी लिपि होती है उसको ब्राह्मी लिपि की बहन कहा जाता है, लेकिन दोनों में बस अंतर इतना ही है, जो खरोष्ठी लिपि है वो हमारी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और जो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि उल्टा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दोस्तों जब मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कुछ जो अशोक के शिलालेख जो आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र में मिले हैं, जिसमें एक का नाम है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी एक जगह है शहबाजगढ़ी, वहां पे जो अशोक का शिलालेख मिला है उसमें खरोष्ठी लैंग्वेज का ही उपयोग किया गया है, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अधिकतर पुरानी भारतीय भाषाओं की जो लिपि है वो ब्राह्मी ही है, और सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, और जो खरोष्ठी लिपि है वो ब्राह्मी से ही निकली हुई लिपि है। तो आप ध्यान रखेंगे जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां हैं ये काफी पुरानी लिपियां हैं। अब देखिए ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का जो बनने का क्रम है वो किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आती है, फिर ब्राह्मी लिपि जो गुप्त काल आता है, तो गुप्त काल में ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाती है, इसको हम कहते हैं गुप्त ब्राह्मी लिपि। उसके बाद इसको बोलते हैं सिद्ध मातृका, उसके बाद कुटिल लिपि, और फिर उसी से नागरी लिपि बनती है जिसकी को हम देवनागरी बोलते हैं, और ये कुछ 700 ईस्वी के आसपास में इसका प्रयोग मिलता है, और 1000 ईस्वी से इसका जो है प्रॉपर प्रयोग होने लगता है हमारी हिंदी में। दोस्तों सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा जो संस्कृत थी, जिसको हम देव भाषा भी कहते हैं, जो हमारे जितने भी लौकिक अलौकिक जो लौकिक ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारे जितने भी जो महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, उनकी और जो पुराण है जो कि हमारे वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं, वो सारे जो हैं, रामायण जो है देखिए दोस्तों, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है, रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने, और जो हमारा महाभारत लिखा हुआ है, महाभारत ये वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। और ये जो दोनों ग्रंथ लिखे हुए हैं इनको हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म के महाकाव्य बोलते हैं, इंग्लिश में इनको एपेक्स बोलते हैं। तो ये दोनों ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। दोस्तों महाभारत ग्रंथ के बारे में आपने सुना होगा कि इसको वेद व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से लिखा था, लेकिन गणेश जी ने इसमें एक शर्त रख दी थी कि अगर मेरा जो कलम है वो रुक जाएगा तो मैं वहीं से लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी इतना कठिन श्लोक बोलते थे, गणेश जी जब तक उसका अर्थ निकाल के लिखते थे तब तक वेद व्यास जी दूसरा श्लोक तुरंत कंठस्थ कर लेते थे और फिर बोल देते थे। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि वेद व्यास जी कितने टैलेंटेड ऋषि रहे होंगे। और जितने भी हमारे पुराण हैं, उपपुराण हैं, वो सारे वेद व्यास जी ने ही लिखे हुए हैं। और जो हमारे वेद हैं, पहले देखिए दोस्तों जो वेद होता था वो केवल एक होता था, जो प्राचीन समय में केवल एक ही वेद था। वेद व्यास जी ने क्या किया, उन वेदों को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में। इनका जो मूल नाम था वो कृष्ण द्वैपायन था, वेदों को बांटने की वजह से इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि मैंने भी आपको बताया था, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हम लोग हिंदी संस्कृत वगैरह लिखते हैं, और सेम जो इसकी बहन है खरोष्ठी लिपि वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे फारसी, उर्दू और अरबी लिखी जाती है। देखिए दोस्तों संस्कृत से हिंदी जो हमारी बनी है उसका क्रम क्या है। देखिए संस्कृत के सबसे पहले पाली आती है, सबसे पहले हमारी संस्कृत है पाली। पाली लैंग्वेज में सारे बौद्ध ग्रंथ इसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। मौर्य काल के समय में यही भाषा चलती थी, पाली। पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, जिसको हम प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा आई। अच्छा, एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक है, उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश के बाद एक और मतलब उन्होंने चरण माना, जिसको बोलते हैं अवहट्ट। उन्होंने जो हिंदी की जो उत्पत्ति मानी है वो अवहट्ट भाषा से ही मानी है। लेकिन दोस्तों हमें ज्यादातर जितने भी बुक्स में आप देखेंगे हमें अपभ्रंश ही मिलेगा। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी का उत्पत्ति अवहट्ट भाषा से किसने मानी है, तो आप वहां पे ऑप्शन लगाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की जो उत्पत्ति वो पुरानी हिंदी भाषा से मानी है। ठीक है दोस्तों, वो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। अगला देखिए दोस्तों, जो अपभ्रंश भाषा है उसके 7 भेद स्वीकार किए गए हैं दोस्तों, जिसमें पहला है सौर सैनी। देखिए दोस्तों सौर सैनी जो अपभ्रंश है, हमारी जो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और गुजराती जो है वो हमारी सौर सैनी से बनी हुई है। और जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है,
जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है, जो कि हमारे भारत में ही बनी है, ये भी जो है सौसैनी अपभ्रंश से ही बनी हुई है। दूसरी है हमारी पैसाची। पैसाची जो है उससे दो लैंग्वेजेस बनी हुई है, लहंदा और पंजाबी। जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है वो पैसाची अपभ्रंश से बनी हुई है। तीसरी हमारी ब्राचड़ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी बनी हुई है। दोस्तों हिंदी के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सिंधी भाषा का निर्माण किस अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों सिंधी भाषा का निर्माण ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। चौथा है खस, जिसको हम पहाड़ी हिंदी बोलते हैं। दोस्तों इसकी दो बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। दोस्तों जब आप उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उत्तराखंड को दो भागों में बांटा जाता है, एक कुमाऊं रीजन और जो दूसरा गढ़वाल रीजन। मैं आपके संज्ञान के लिए बता देता हूं, जो नैनीताल के साइड का इलाका है उसको हम कुमाऊं रीजन बोलते हैं, और जो हमारे देहरादून साइड का इलाका है उसको हम गढ़वाल रीजन बोलते हैं। तो ये हिंदी की ही उपभाषाएं हैं। जैसे आपने कुछ कहानियां पढ़ी होंगी हिंदी में, उसमें नेपाली नौकर होते हैं, वो साहब को शाप जी करके इस तरह से बोलते हैं, तो थोड़ा वो सा को मॉडिफाई करके बोलते हैं, साहब को शाप जी, मेम शाप, इस तरह से बोलते हैं। वो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी ही है। पांचवा है महाराष्ट्री। मराठी लैंग्वेज जो है महाराष्ट्री अपभ्रंश से बनी है। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि हिंदी के साथ साथ मराठी की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि ही है। छठा है मागधी। मागधी जैसा कि आप इसके नाम से जान सकते हैं, ये मगध क्षेत्र की जो भाषा थी उस भाषा को मागधी कहते हैं, और मगध क्षेत्र की भाषा को मागधी नाम श्रीलंका के लोगों ने दिया था। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मगधी को मगधी नाम किसने दिया था, तो मगधी को मगधी नाम श्रीलंका के लोगों ने दिया था। और चूंकि मगध साम्राज्य आप जानते हैं जो आज का बिहार है, जो पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, जो आज का पटना का इलाका है, पटना हो गया, गया हो गया और आपका वैशाली जिला हो गया, ये सब जो है वहां पे जो है मागधी लैंग्वेज, बिहारी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि मागधी से ही बनी हुई है। बांग्ला लैंग्वेज भी मागधी अपभ्रंश से ही बनी हुई है। उड़िया लैंग्वेज भी मागधी अपभ्रंश से बनी हुई है। और असमिया लैंग्वेज जो है वो भी मागधी अपभ्रंश से ही बनी हुई है। दोस्तों सातवां है अर्धमागधी, जो हमारी अवधी लैंग्वेज है, जिसको हम पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं, वो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी हुई है। दोस्तों देखिए दोस्तों दो और इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो शुद्ध साहित्यिक व परिष्कृत अवधी भाषा में लिखा है। दोस्तों आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे, क्योंकि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी, तो वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उन्होंने भाषा में उसका अनुवाद किया। और चूंकि उस समय जो हमारा लखनऊ रीजन है, जो अवध का रीजन था, वहां पे अवधी भाषा चल रही थी, तो इनका एक सपना था कि जो है रामायण आम आदमी भी पढ़ सके जो संस्कृत नहीं जानता है। तो इन्होंने क्या किया, रामायण का जो है संस्कृत भाषा का जो है जो रामायण थी उसका रामचरितमानस यानी कि अवधी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, जो तुलसीदास जी हैं, ये तुलसीदास जी अकबर के समकालीन कवि हैं। जिस समय अकबर का शासन चल रहा था उसी समय जो है इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। दोस्तों दूसरे जो हमारे एक महाकाव्य जिसका नाम है पद्मावत। दोस्तों ये आपने पिक्चर भी देखी होगी, जिसमें रणवीर सिंह जी ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया है और राजा रतन सिंह का जो रोल शाहिद कपूर जी ने अपनाया है, और पद्मावत का जो रोल है वो दीपिका पादुकोण जी ने अदा किया है। ये भी जो है हमारी अवधी लैंग्वेज में ही लिखी गई है। और ये जो है 1540 के समय, उस समय सूर्यवंश का शासन चल रहा था और उस समय हमारे देश पर शेरशाह सूरी जी शासन कर रहे थे। उसी समय मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी। और ये आज की अमेठी, रायबरेली, देखिए अमेठी और रायबरेली क्षेत्र के आसपास की थी, जो कि लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, और अवधी भाषा में की थी। तो ये दो पॉइंट जो है हम अच्छे से याद रखेंगे। काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पद्मावत के बारे में पूछा गया है कि पद्मावत की लैंग्वेज कौन सी है। क्योंकि रामचरितमानस की लैंग्वेज तो सभी जानते हैं, तो ये इतना क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन पद्मावत बार बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये राजस्थान की कहानी है। तो लोग समझते हैं यह राजस्थानी भाषा में होगा, तो यही, लेकिन ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस तथ्य को आप जरूर स्मरण रखेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है
वो फारसी। देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का ईरान है, ईरान को ही हम पहले फारस बोलते थे दोस्तों, तो जो वहां की लैंग्वेज है वो फारसी लैंग्वेज है। तो हिंदी इस शब्द की उत्पत्ति फारसी ईरानी भाषा से मानी जाती थी। देखिए ईरानी लोग सा को हा बोल लेते थे और धा को दा बोलते थे। देखिए अब इनके हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द हैं, जैसे सप्ताह। देखिए सप्ताह में सा को इन्होंने हा बोल दिया। तो देखिए हम लोग पहले, बहुत लोग अभी भी हफ्ता बोलते हैं, तो ये जो है फारसी भाषा से, या आप ऐसा कह सकते हैं ईरानी भाषा से लिया गया है। दोस्तों जो हमारी वैदिक संस्कृति थी वो सिंधु नदी से लेके, जो हमारी सिंधु नदी है जो आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ती है, और वहां पे सिंध प्रांत में यह है, जो कैलाश मानसरोवर झील से निकले जम्मू कश्मीर होते हुए अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरती है। जो पाकिस्तान का कराची शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और जो दूसरी नदी थी वो थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जिसको आज हम क्या बोलते हैं, घग्गर नदी। कुछ लोग मानते हैं कि जो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, जो आधुनिक घग्गर नदी है जो राजस्थान में पड़ती है, उसी को सरस्वती नदी माना जाता है। तो जो पुरानी वैदिक संस्कृति थी वो इन्हीं नदियों के बीच में विकसित हुई थी दोस्तों। और जब बाद में क्या हुआ, जब मतलब कि आगे जो आर्य लोग थे पशुपालन करते थे, तो ये इस इलाके को छोड़कर आगे बढ़े, तो इनको गंगा यमुना का और दोआब का उपजाऊ इलाका मिल गया, तो वो वहां पे आके बस गए। दोस्तों जो ऋग्वेद है, जो पूर्व वैदिक काल है, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, और ऋग्वेद की रचना जो सिंधु और सरस्वती क्षेत्र में ही हुई है। उसके बाद के जो सारे वेद हैं उनकी रचना जो है दोस्तों वो गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में हुई है, जो उत्तर वैदिक काल में है। तो उस समय क्या था, इस सिंधु नदी के नाम पर ही हमारी हिंदी का नाम पड़ा। देखिए सिंधु से हिंदू हो गया, हिंदू से हिंद हो गया, और हिंद से हमारी हिंदी भाषा का नाम पड़ा दोस्तों। देखिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो जी ने किया था। अब देखिए दोस्तों, मैं अमीर खुसरो जी के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। ये जो अमीर खुसरो जी हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो गुजरात विजय है, मालवा की विजय है, और खास करके जो इन्होंने चित्तौड़गढ़ पे विजय हासिल की थी, जो पद्मावत कहानी मैंने अभी आपको पहले बताई है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है, अमीर खुसरो जी उसका जो है साक्षी रहे हैं। इन्होंने जो है अपनी बुक जो है उसका नाम है खजाइन, खजाइन उल फुतू। ये जो बुक है इसमें इन्होंने गुजरात विजय, मालवा विजय, और जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ की विजय की है उसके बारे में इन्होंने लिखा है दोस्तों। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो कि मैंने भी आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। और निजामुद्दीन खिलजी के जो गुरु थे, जो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, उनका नाम था बाबा फरीद, जिन्होंने पंजाबी के शाहमुखी वर्जन का आविष्कार किया था दोस्तों। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में ये चीज बताई थी दोस्तों। अमीर खुसरो जी को जो है तोताए हिंद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो जी को। देखिए अमीर खुसरो जी ने एक सितार है यंत्र, उसको मॉडिफाई किया था। सितार का आविष्कार नहीं किया था, इसको मॉडिफाई किया था। और सितार किससे मिलकर बनता है दोस्तों, वीणा से। और वीणा के बाद किससे मिलकर बनता है, तंबूरा। और तंबूरा कौन सा है, एक ईरानी वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र है। तो सितार को इन्होंने वीणा और तंबूरा से मिलकर बनाया था। और यह है हिंदू मुस्लिम शैली, हिंदू मुस्लिम शैली। दोस्तों चूंकि वीणा जो है आदिकाल से हमारे हिंदू धर्म में प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारी सरस्वती माता है वो वीणा बजाते हुए आपको फोटोज में दिखाई देंगी। और जो तंबूरा है ये मुस्लिम संस्कृति से आया हुआ है, तो इन्होंने सितार का आविष्कार किया और इन दोनों को मिला दिया, जिससे जो है संगीत में हिंदू मुस्लिम शैली का आविष्कार हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अमीर खुसरो जी ने ही सबसे पहले हिंदी को क्या बोला था, हिंदी को हिंदवी बोला था। सबसे पहले किसने बोला था, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि हिंदी को हिंदवी किसने कहा था, तो हिंदी को हिंदवी अमीर खुसरो जी ने कहा था। और अमीर खुसरो जी को ही हिंदी भाषा का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए रूप के आधार पर जो हिंदी है, वो जो रूप के आधार पर हिंदी है वो वियोगात्मक या विश्लेषणात्मक भाषा है।
कैसा है दोस्तों? देखिए वियोगात्मक व विश्लेषणात्मक भाषा है। देखिए दोस्तों होता क्या है, जो हम विज्ञान पढ़ते हैं, देखिए आपने देखा होगा संस्कृत और हिंदी पूरी तरीके से वैज्ञानिक भाषाएं हैं दोस्तों। ये जो भाषाएं होती हैं बहुत जल्दी अपने आप में जो है जो परिवर्तन होते हैं उनको आत्मसात कर लेती है। जैसे मैंने आपको अपने वर्णमाला वाले वीडियो में बताया था कि अरबी जब हमारे देश पे सल्तनत काल में मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया या फिर उसके बाद मुगल्स आए, तो उनकी जो लैंग्वेजेस थी फारसी अरबी, उनके सारे शब्दों को हिंदी ने आत्मसात कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए दोस्तों, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक भाषा या प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, और मैंने अभी आपको बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपभ्रंश के बाद भी एक चरण मानते हैं जिसको वो नाम देते हैं औहट। वो मानते हैं कि हिंदी व अन्य जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका निर्माण औहट से हुआ है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इनसे सहमत नहीं है। वो अपभ्रंश से ही हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानते हैं, इस चरण को नहीं मानते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, हिंदी का उदय जो है अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो आपका वैदिक काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, पहले पूर्व वैदिक काल आता है, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। और अभी मैंने आपको बताया था जो पूर्व वैदिक काल था वहां पे जो आर्यन संस्कृति थी वो सिंधु नदी से सरस्वती नदी के बीच में थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग चारे की तलाश में आगे बढ़े और गंगा यमुना के दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में आके बस गए। तो जो हमारा ऋग्वेद है जो पूर्व वैदिक काल में लिखा गया है उसकी रचना सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में हुई है। और जो हमारे आगे के वेद हैं, जो सामवेद है, अथर्ववेद है, उनकी जो रचना हुई है, और यजुर्वेद है, उनकी रचना गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में हुई है। मतलब कहने का मतलब है पूर्व वैदिक काल तक जो आर्यन संस्कृति थी वो केवल सिंधु से घग्गर यानी कि सरस्वती नदी तक फैली थी। उसके बाद में ये सिंधु से गंगा यमुना के दोआब में आ गए, उसके बाद में साउथ तक भी फैल जाते हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते हैं, फिर महाजनपद काल आता है, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है दोस्तों। देखिए जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती हैं, और इसको हम दो चरण में देखते हैं, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत के रूप में। अब देखिए दोस्तों वैदिक संस्कृत क्या है। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलती है, जो हमारा पूर्व वैदिक काल होता है जिसमें हमारे ऋग्वेद की रचना की जाती है दोस्तों। देखिए ऋग्वेद जो है अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन रचना है। अभी तक ऋग्वेद से पुरानी कोई रचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। ऋग्वेद से पूर्व शायद ही कोई भाषा रही होगी। जो ऋग्वेद में संस्कृत प्रयुक्त हुई है जिसको हम वैदिक संस्कृत, जो कि काफी कठिन भाषा है, जिसको समझ पाना थोड़ा कठिन है, उससे पहले कोई भाषा नहीं रही होगी, ऐसा माना जाता है। अब आपने देखा होगा ऋग्वेद जो वेद होते हैं उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेद के अंदर देवताओं के यज्ञ करने की जो विधियां बताई गई हैं उनको हम ब्राह्मण ग्रंथों में लिखते हैं। उसके बाद होते हैं अरण्यक, अरण्यक ये रहस्यवाद से संबंधित होते हैं। और जो वेदों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसको हम उपनिषद बोलते हैं दोस्तों। उपनिषदों का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जो हमारे भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन को अगर जानना है तो दोस्तों आपको उपनिषदों को पढ़ना होगा। उपनिषद जो है हमारे भारतीय दर्शन की आत्मा है और ये वेदों का अंत होते हैं, इसीलिए हम इनको वेदांत भी बोल देते हैं। तो जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक है और जो ऋग्वेद है, इसकी रचना जो हुई है वो पूर्व वैदिक काल में हुई है। और इसकी भाषा जो है वो जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। संस्कृत में भी 2 टाइप है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो इसकी भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है दोस्तों, जो कि काफी जटिल मानी जाती है। आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की भाषा है और जो कि वैदिक संस्कृत है दोस्तों। तो आज से आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में भी 2 भेद रहे हैं, जो वैदिक संस्कृत है और दूसरा हमारा लौकिक संस्कृत है। इसको हम क्लासिक संस्कृत भी बोलते हैं। आगे मैं आपको स्लाइड में इसके बारे में विस्तार से बताता हूं दोस्तों। देखिए लौकिक संस्कृत, जब उत्तर वैदिक काल आ गया 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, तो दर्शन ग्रंथों पहले देखिए ऋग्वेद है, जो दर्शन ग्रंथ मैंने आपको उपनिषद बताए थे, यहीं तक जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा था। अब क्या हुआ, अब साहित्य भी लिखा गया। जैसे मैंने भी आपको बताया था रामायण महाभारत जो 2 हमारे महाकाव्य हैं, इंग्लिश में इनको एपिक्स भी बोलते हैं।
इनकी भाषा क्या रही है? लौकिक संस्कृत रही है, वैदिक संस्कृत ना होके। अब देखते हैं वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी कैसे। तो सबसे पहले एक विद्वान है जिनका नाम है कात्यायन। अब चूंकि जब वैदिक संस्कृत जो चल रही थी उसका प्रयोग दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का प्रयोग साहित्य में भी होने लगा, तो क्या हुआ, इसका स्वरूप थोड़ा बिगड़ने लगा। तो कात्यायन जी ने क्या किया, इस बिगड़ते हुए स्वरूप का संस्कार किया इन्होंने और इसे कुछ व्याकरणबद्ध करने की कोशिश की। लेकिन इस क्रम में जो सबसे अच्छा काम किया, जो सबसे अभूतपूर्व काम किया गया, वो महर्षि पर्णी के द्वारा किया गया। दोस्तों, महर्षि पर्णी का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण की रीढ़ माना जाता है। महर्षि पर्णी ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की और उसमें एक कहानी आती है महेश्वर सूत्र से रिलेटेड। कहा जाता है कि महेश्वर सूत्र की जो रचना है, इन्होंने शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी ने खुश होकर जो है अपना डमरू बजाया था, जिससे जो है महेश्वर सूत्रों की रचना हुई थी। उसी क्रम में मैंने वर्णमाला वाले वीडियोस में आपको बताया है कि जो हमारे स्वर होते हैं उनका नाम अच हो जाता है और जो हमारे व्यंजन होते हैं उनका नाम हल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अच और हल अब हम इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, अब हम हिंदी भाषा में इनको स्वर और व्यंजन ही कहते हैं। लेकिन जब महर्षि पर्णी अपनी अष्टाध्यायी पुस्तक लिख रहे होंगे, जब महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई होगी, उस समय स्वर को अच और व्यंजन को हल ही कहा जाता है। अब इस लौकिक संस्कृत का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं क्लासिक संस्कृत। और रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ जो है लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं दोस्तों। और महर्षि जो पर्णी है उन्हें संस्कृत व्याकरण का जो है जनक कहा जाता है दोस्तों। और इनकी रचना जो है उस रचना का नाम क्या है दोस्तों, अष्टाध्यायी। ये चीज आप बिल्कुल स्मरण रखेंगे कि महर्षि पर्णी ही जो है जिन्होंने वैदिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया, जिसको हम लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत जानते हैं। हालांकि कुछ कोशिश कात्यायन जी ने भी की थी, लेकिन जो अभूतपूर्व काम किया वो महर्षि पर्णी जी ने ही किया। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, अष्टाध्यायी। इनको संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। दूसरा चरण जो दोस्तों हमारा आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। दोस्तों 500 ईसा पूर्व का जो समय है ये कुछ मौर्य काल के आसपास का समय है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, वैदिक जब हमारा समय खत्म हो जाता है वैदिक काल का, उसके बाद महाजनपद काल आता है, जो कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा। उसके बाद जो हमारा एक महाजनपद है मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली जनपद बन जाता है दोस्तों। उस महाजनपद पे एक बहुत ही फेमस राजवंश जो है मौर्य वंश, उसका शासन होता है। तो कुछ मौर्य वंश के आने तक जो है भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो चुका होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म के जो जनक है वो महात्मा बुद्ध हैं, और जैन धर्म के जो तीर्थंकर सबसे लास्ट तीर्थंकर हुए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, उनके बारे में आपने इतिहास में विस्तार से पढ़ा होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमारा केवल भाषा का टॉपिक है, जब हम इतिहास की वीडियोस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको उनके बारे में विस्तार में बताएंगे दोस्तों। देखिए जो हमारी जितनी भी आपने बौद्ध साहित्य हमारा जितना है, जैसे कि त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं और जातक कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी, बचपन में सीरियल भी आते थे जातक कथाओं से रिलेटेड, जिसमें कौवे पशु पक्षी बोलते थे। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो है जो अच्छे उपदेश दिए जाते थे वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हुआ करती थी। उसको थोड़ा इस तरह से प्रेजेंट किया जाता था ताकि जो है हम लोग जो है देखने में चमत्कार उत्पन्न हो और हम उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। उसमें पक्षी भी बोलते थे। आपने संस्कृत में बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी जातक कथाओं से रिलेटेड। वो जातक कथाएं जो हैं वो जातक कथाएं भी पाली भाषा में ही लिखी गई हैं दोस्तों। और जो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं वो भी पाली भाषा में दिए हैं, और पाली भाषा को ही मागधी भाषा कहा है श्रीलंका के लोगों ने, जो कि मगध क्षेत्र में उत्पन्न हुई। जैसा कि आपको पता है बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश बोध गया में ही दिया गया, जिसके धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, और बोध गया मगध क्षेत्र में ही आता था, जो कि आज के बिहार राज्य में है दोस्तों। और जब अशोक के जो पुत्र थे, जिनका नाम था, पुत्री थी संघमित्रा और पुत्र थे महेंद्र, तो जब महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो उन्होंने जो है वहां के राजा को कन्विंस कर लिया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, और वहां की एक राजकुमारी थी उनको भी कन्विंस किया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। तो उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए इन्होंने अपनी बहन संघमित्रा को बुलाया, और फिर उन्होंने संघमित्रा ने राजकुमारी को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया।
क्योंकि श्रीलंका का पुराना नाम आप लोगों को पता है सिंगल द्वीप था, तो उस समय श्रीलंका को सिंगल द्वीप कहा जाता था। तो श्रीलंका के लोगों ने ही पाली भाषा को मागधी भाषा नाम दिया गया, क्योंकि मागधी भाषा मगध क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी दोस्तों। जो इसका समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो है रहता है दोस्तों। अच्छा, पाली भाषा जो है धीरे धीरे इसका स्वरूप बिगड़ने लगा, इसका और सरलीकरण हो गया। तो चूंकि गौतम बुद्ध के जो हमारे जितने भी पाली ग्रंथ हैं, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में हैं, लेकिन पाली भाषा के चलते चलते ही जन साधारण में इस प्राकृतिक और प्राकृत भाषा का जो है बड़ा प्रचलन हो गया था। चूंकि ये काफी सरल पढ़ रही थी, तो जो निरक्षर लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो प्राकृत भाषा को काफी अपना रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो जन साधारण जिस भाषा को ज्यादा अपनाएंगे वही भाषा आगे चल पाएगी। तो धीरे धीरे पाली भाषा का रूप बिगड़ता गया और ये प्राकृतिक भाषा में परिवर्तित हो गई। प्राकृतिक भाषा का जो समय काल है वो 1 ईसा से 500 ईसा पूर्व तक चलता है दोस्तों। उसके बाद प्राकृतिक भाषा भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी, जिसको हम अपभ्रंश बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं ये, और इन्हीं से हमारी उत्तर भारत की जितनी ज्यादातर भाषाएं हैं इस अपभ्रंश से ही निकली हुई। हमारी हिंदी भी इसी अपभ्रंश से ही निकली हुई है दोस्तों। अब देखिए, कुछ मैं विशेष तथ्य आपको बता देता हूं। पाली को पुरानी प्राकृत भाषा बोला जाता है। जो प्राकृत भाषा, जो पुरानी प्राकृत भाषा है, उसी को हम पाली बोल देते हैं, और प्रथम देश भाषा भी इसको कहा जाता है दोस्तों। मगध प्रांत में विकसित होने के कारण श्रीलंका के लोगों ने इसे मगही या मगही नाम दिया। अभी मैंने आपको दोस्तों इसका पूरी विस्तार से कहानी बताई थी कि कैसे सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा और वहां के राजा और राजकुमारी को कन्विंस करके बौद्ध धर्म अपनाया, जिसके कारण वहां श्रीलंका के लोगों ने इस जो पाली भाषा को मगधी नाम दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, आधुनिक आर्य भाषाएं जो अब इस समय आर्य भाषाएं चल रही हैं, इनका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी एवं अन्य आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं जो अपभ्रंश भाषा से बनी हुई हैं, जैसे मराठी, असमिया, उड़िया, इन सबका जो इन सबका समय है वो 1000 ईसा पूर्व से अब तक माना जाता है दोस्तों। 1100 ईस्वी आते आते मध्य आर्य भाषा काल समाप्त हो गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग प्रारंभ हो गया। और जो हमारी हिंदी है, इसका कुछ शुरुआती प्रयोग 700 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन जो इसका प्रमाणिक उपयोग जो है वो 1000 ईस्वी से बिल्कुल पूरी तरीके से इसका प्रयोग होने लगा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भाषा क्या है? एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको हम भाषा बोलते हैं। भाषा के जो छोटा स्तर है वो उपभाषा है, और उपभाषा से दोस्तों हमारी बोलियां बनती है। बोलियां जो एक छोटे से क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, जैसे अवधी है या भोजपुरी है, ये सब हिंदी की बोलियां हैं। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जो एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन थे, इन्होंने एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का जो भाषाई सर्वेक्षण था, उन्होंने ये सर्वे किया, उसके बाद इसका विश्लेषण किया। तो इन्होंने देखिए हिंदी को 5 उपभाषाओं व 17, देखिए दोस्तों कुछ कुछ बुक्स में 17 लिखा हुआ है और कुछ कुछ बुक्स में 18 लिखा हुआ है। दोनों ऑप्शन में नहीं दिए रहेंगे, तो ऑप्शन में अगर 17 दिया होगा तो आप 17 को टिक करेंगे, और अगर 18 दिया होगा तो 18 को टिक करेंगे। और हिंदी की 5 उपभाषाओं में इसको विभाजित किया, जिसमें पहली थी पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी हुई थी दोस्तों। दूसरी थी जो बिहारी हिंदी थी, क्योंकि वो मागधी अपभ्रंश से बनी थी। क्योंकि मगध साम्राज्य जो आधुनिक बिहार है वहां पे फैला हुआ था, तो जाहिर सी बात है जो बिहारी हिंदी है वो मगधी अपभ्रंश से ही बनी होगी। पश्चिमी हिंदी से सौर सैन्य अपभ्रंश से बनी हुई है। मैंने आपको बताया था जो उर्दू लैंग्वेज है वो भी सौर सैन्य अपभ्रंश से ही बनी हुई है दोस्तों। जो राजस्थानी हिंदी है वो भी सौर सैन्य अपभ्रंश से बनी हुई है, और जो पहाड़ी हिंदी है वो खस सौर सैन्य अपभ्रंश से बनी हुई है दोस्तों। देखिए जो हमारी पश्चिमी हिंदी है ये सौर सैन्य अपभ्रंश से बनी है, और इसकी 5 बोलियां हैं। जो इसकी पहली है जो खड़ी बोली है, जिसको हम कौरवी बोलते हैं, जो दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, शामली साइड जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है,
उसको हम कौरवी बोल देते हैं, खड़ी बोली या कौरवी उसके दो नाम है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे कि खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है। दूसरी जो हमारी भाषा है ब्रज भाषा, जो कि मथुरा, आगरा और मथुरा से सटा जो भरतपुर है जिला, जो भरतपुर राजस्थान का, जब आप लोग वृंदावन का परिक्रमा करेंगे तो उसका कुछ पार्ट राजस्थान में भी पड़ता है, जो भरतपुर जिला है। आगरा और मथुरा से ही सटा है अलीगढ़, उसके कुछ भागों में जो ब्रज भाषा बोली जाती है। और जो सूरदास जी हैं उनकी सारी कृतियां जो है वो ब्रज भाषा में है, और जो भूषण कवि हैं इन्होंने भी अपनी कृतियां जो है सारी वो ब्रज भाषा में ही की हैं। और तुलसीदास की एक कृति है विनय पत्रिका। कौन सी कृति है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तुलसीदास की सारी रचनाएं जो हैं वो तो अवधी भाषा में है, लेकिन जो विनय पत्रिका है दोस्तों वो उन्होंने, तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि तुलसीदास की कौन सी ऐसी रचना है जो अवधी में ना होकर ब्रज भाषा में है दोस्तों। तो ये हमारी है विनय पत्रिका। तीसरा है कन्नौजी, जो कि कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौज से तो आप भली भांति परिचित होंगे, जो हमारे देश की इत्र नगरी इसको कहा जाता है। तीसरा है बुंदेली, जो बुंदेलखंड रीजन में बोली जाती है। अच्छा, बुंदेलखंड रीजन जो है वो हमारे देश के एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। जैसे कि आपने उरई जालौन का नाम सुना होगा, आपने झांसी का नाम सुना होगा, आपने ललितपुर का नाम सुना होगा, आपने झांसी के पास में ही एक जगह ओरछा, ओरछा का नाम सुना होगा, छतरपुर का नाम सुना होगा, खजुराहो का नाम सुना होगा। तो ये सब हमारे बुंदेलखंड रीजन में ही आते हैं। तो वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम बुंदेली बोलते हैं। और कवि जगनिक जो है जिन्होंने आल्हा, आलखंड लिखा है, जिसको हम लोग आल्हा कहते हैं, क्योंकि इसमें महोबा जो है वो उरई के आसपास में ही पड़ता है। उसमें आल्हा उदल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये जो हमारी आलखंड है, आलखंड जो कि कवि जगनिक के द्वारा लिखा गया है, ये बुंदेली भाषा में ही दोस्तों लिखा गया है। तीसरा है बांगरू, जो कि हरियाणा साइड में बोली जाती है। जो रोहतक हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, जो हरियाणा, आज का जो हरियाणा राज्य है, वहां पे हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है। हरियाणवी को ही बांगरू या रांगड़ी, दो लैंग्वेजेस से इसको जाना जाता है दोस्तों। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया बांगरू, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं। दूसरा है राजस्थानी हिंदी, ये भी 100 सैनी अपभ्रंश से ही निकली हुई है। इसकी भी 4 बोलियां हैं। पहली है जयपुरी। जयपुरी तो आपको नाम से ही लग रहा है कि ये जयपुर में बोली जाती है, और चूंकि जयपुर जो है वो राजस्थान के पूर्वी हिस्से में पड़ता है तो इसको पूर्वी राजस्थान भी बोल देते हैं। दूसरा है मालवी, जो मालवा उज्जैन का जो रीजन है, जो मालवा रीजन है वो मध्य प्रदेश में भी दोस्तों पड़ता है और राजस्थान में भी पड़ता है। और ये अपनी काली मिट्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे कपास और जितनी भी तिलहन वाली फसलें हैं, दाल वाल दलहन वाली फसलें, इनका काफी उत्पादन होता है। उज्जैन दोस्तों महाकाल मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक नदी है छिप्रा नदी, इसके बारे में आपने सुना होगा, जहां पे जो है कुंभ मेले का आयोजन भी होता है दोस्तों। और जो दक्षिणी राजस्थान का रीजन है, उज्जैन के पास में ही दोस्तों जो राजस्थान के सटे हुए जिले हैं वहां पे मालवी लैंग्वेज बोली जाती है। तीसरी है मारवाड़ी लैंग्वेज, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर वगैरह में, जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है दोस्तों। आपने जोधपुर का नाम सुना होगा। जोधपुर को पहले मारवाड़ रियासत ही बोला जाता था, और यहाँ के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं दुर्गादास राठौर जी। आप लोगों ने, सभी लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। औरंगजेब से काफी संघर्ष उनका चला है, तो आप इतिहास में उनको पढ़ सकते हैं। मारवाड़ी लैंग्वेज के कारण ही इस पूरी जो रियासत थी उसका नाम मारवाड़ रियासत पड़ा था दोस्तों। चंद्रबरदाई जी, मीराबाई जी ने मारवाड़ी लैंग्वेज में ही जो है अपनी रचनाएं की हैं, और मारवाड़ी लैंग्वेज की ही हम डिंगल भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम डिंगल भाषा बोल देते हैं। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जितने भी रासो ग्रंथ लिखे हैं, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, इनकी भाषा क्या है? कई बार पूछा गया है डिंगल और पिंगल। जो डिंगल है वो मारवाड़ी लैंग्वेज है, मारवाड़ी लैंग्वेज को हम डिंगल कहते हैं। और जो पिंगल लैंग्वेज है, पिंगल, वो कुछ ब्रज भाषा के जैसी है, वो ब्रज भाषा के जैसी है। और मैंने अभी आपको बताया जो ब्रज भाषा है वो मथुरा, आगरा
और मथुरा से सटे भरतपुर जिला जो राजस्थान का है वहां पे बोली जाती है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं डिंगल, ये जोधपुर वगैरह में बोली जाती हैं। तो जो हमारे राइटर हैं चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वीराज जो थे वो अजमेर के राजा थे, तो इन दोनों लैंग्वेजेस का समावेश करके, डिंगल और पिंगल दोनों लैंग्वेजेस का समावेश करके रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कि मारवाड़ी लैंग्वेज और ब्रज भाषा का मिश्रण है। तो ये दोस्तों आज से आप ये क्वेश्चन स्मरण रखेंगे कि जितने भी रासो ग्रंथ हैं उनकी भाषा जो है वो डिंगल पिंगल है, और जगनीक जी ने जो आलखंड लिखा है उसकी भाषा जो है वो बुंदेली है। ठीक है दोस्तों। चौथी जो इसकी भाषा जो बोली है वो है मेवाती। जो मेवात का इलाका है वो उत्तरी राजस्थान का इलाका है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तरी राजस्थान का जितना भी इलाका है वहां पे मेवाती बोली जाती है। पूर्वी हिंदी जो अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है, इसकी भी 3 बोलियां हैं। जो अवधी है, जो अवध क्षेत्र, लखनऊ को अवध क्षेत्र से नाम से ही जाना जाता है। जो लखनऊ से सटे जिले हैं वो अवध क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अयोध्या है, फैजाबाद है। अयोध्या को भी जब आप रामायण देखेंगे तो देखते हैं जो राम जी को अवधपुर राजा के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो है, जो लखनऊ, अयोध्या और लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनका रीजन जो है अवधी लैंग्वेज का है। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधी भाषा में ही लिखी हुई है। और जो हमारे पद्मावत जो लिखी है, जो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखी है, वो भी अवधी भाषा में ही लिखी हुई है। तीसरी जो दूसरी है वो बघेली। दोस्तों मैं आपको बघेल खंड जो रीजन है, आपने विंध्याचल पर्वत का नाम सुना ही होगा। जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश से लगा के बिहार के कैमूर जिले तक फैला हुआ है। तो अपने यूपी का एक मिर्जापुर जिला है, और जो इलाहाबाद है, चंदौली जिला, उसके कुछ एरिया में ये विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। तो वहां पे इसका जो लोकल नाम है वो कैमूर पर्वत। और इस कैमूर पर्वत में ही एक बहुत ही फेमस माता जी हैं जिनका नाम है विंध्यवासिनी माता। तो जो कजरी, आपने कजरी लोक नृत्य के, जो कजरी जो है इसके बारे में सुना होगा। जो लोकगीत है हमारा कजरी, वो विंध्यवासिनी माता जी का जो जन्मदिन होता है उस अवसर पर ही मिर्जापुर में गाया जाता है दोस्तों, कजरी। अच्छा, इसके अब मॉडिफाइड वर्जन भी है। मलिनी अवस्थी जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने कजरी को अवधी भाषा में गाया है। भोजपुरी भाषा में भी कजरी गाई जाती है, लेकिन जो रियल की कजरी जो है वो हमारे विंध्य क्षेत्र से ही निकली हुई है, जिसको मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले में हम कैमूर पर्वत कह देते हैं। और कैमूर नाम से हमारे बिहार में एक जिला भी बना हुआ है। और जो बघेलखंड का रीजन है, जो रीवा जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, ये पहले रियासत भी हुआ करती थी। ये जो रीवा क्षेत्र है ये बघेलखंड का है। और जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर का कुछ पार्ट कैमूर पर्वत से सटा हुआ, इलाहाबाद का कुछ पार्ट वाराणसी और चंदौली, और आपका सोनभद्र का थोड़ा जो कैमूर पर्वत से सटा हुआ पार्ट है, यानी कि कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत का ही नाम है। और जो हमारा बिहार में जो कैमूर जिला पड़ता है उस छोटे से रीजन को हम बघेलखंड बोल देते हैं दोस्तों। वहीं पे ये बघेली लैंग्वेज बोली जाती है। तीसरा है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी के जैसे नाम ही से लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है दोस्तों। चौथा है हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी क्या है? देखिए, बिहारी अपने आप में कोई भाषा नहीं है। जो बिहारी टर्म है ये 3 बोलियों से मिलकर बना हुआ है। तो आज से आप ये चीज कभी नहीं कहेंगे कि बिहार में बिहारी बोली जाती है दोस्तों। बिहार में बिहारी नहीं बोली जाती है। बिहारी जो है भोजपुरी, मैथिली और मगही, जिसको हम मागधी बोलते हैं, इन तीनों को जो सम्मिलित रूप से हम बिहार में बिहारी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप कभी भी बिहारी लैंग्वेज नहीं कहेंगे। भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन तीनों बोलियों को संयुक्त रूप से बिहारी हिंदी कहा जाता है दोस्तों। देखिए, जो भोजपुरी के बारे में तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो हमारा गोरखपुर जिला है, बलिया जिला है, और जितने भी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, और साथ में पश्चिमी बिहार, जैसे कि आपका सिवान जिला हो गया, सिवान के पास में ही छपरा हो गया, छपरा के पास में ही आपका चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, जो पश्चिमी बिहार के रीजन है। और बिहार में काफी फेमस भी है, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है। भोजपुरी में आपने काफी पिक्चर्स भी देखी होंगी, जैसे निरहुआ, आम्रपाली दुबे, खेसारी लाल, आपने कई एक्टर्स का, पवन सिंह। तो भोजपुरी भाषा में काफी पिक्चर्स भी बनती है, और भोजपुरी को हम अंतरराष्ट्रीय भाषा भी बोल देते हैं, अंतरराष्ट्रीय भाषा। क्योंकि जो भोजपुरी भाषा है ये हिंदी की
बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। दोस्तों हिंदी की जो सबसे ज्यादा बोली जो पूरे विश्व में बोली जाती है वो भोजपुरी ही है। फिजी हो गया आपका, मॉरिशस हो गया और नेपाल हो गया, वहां की आधिकारिक भाषा भी भोजपुरी है। लेकिन दोस्तों हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, इतनी अच्छी लैंग्वेज होने के बाद भी जो है भोजपुरी को हमारे संविधान में अभी तक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसको बोलते हैं पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी भोजपुरी को अभी तक हमारे संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें अभी तक भोजपुरी को दर्जा नहीं मिल पाया है। बड़े ही शर्म की बात है ये दोस्तों। दूसरी है हमारी मगही, जो मगही को हम मागधी भी बोलते हैं, जो पटना और गया, मैंने भी इसके बारे में आपको बताया था, क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी है हमारी मैथिली। देखिए मैथिली काफी क्लासिकल भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है। हिंदी की अगर मैं आपको बता दूं सबसे सुंदर भाषा है तो मैथिली ही है, बहुत अच्छी भाषा मानी जाती है ये। मधुबनी, देखिए जितने भी बिहार और नेपाल से सटे जिले हैं, जैसे मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, जो नेपाल और बिहार बॉर्डर से हैं सटे जिले हैं, वहां पे ये लैंग्वेज मैथिली बोली जाती है। और बहुत ही फेमस इसकी एक कवित्री है, उनका नाम है मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना ही होगा। इनको अभी बिहार का जो है चुनाव आयोग ने बिहार का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्मरण रखिएगा। और बिहार के ही एक एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी जी, जिनको चुनाव आयोग ने पूरे देश का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और मैथिली ठाकुर जी को जो है बिहार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बड़ी ही सुरीली आवाज है इनकी, आपको कभी भी मौका मिले तो आप इनकी कविताएं जरूर सुनिएगा दोस्तों। 5वीं है पहाड़ी हिंदी। ये खस सौसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। इसकी 2 बोलियां हैं दोस्तों। पहला है कुमाऊनी, जो नैनीताल रीजन है, अल्मोड़ा रीजन है, पिथौरागढ़ रीजन है, चंपावत रीजन है। दोस्तों आप पूर्णागिरी टहलने गए होंगे तो आपने एक नाम सुना होगा टनकपुर। जो टनकपुर है उसको हम कुमाऊं रीजन का जो है प्रवेश द्वार कहते हैं। टनकपुर जो है वो चंपावत जिले में पड़ता है। इसी के पड़ोस में नैनीताल है, इसी के पड़ोस में अल्मोड़ा है और इसी के पड़ोस में पिथौरागढ़ पड़ता है। तो यहाँ पे जो है कुमाऊनी लैंग्वेज बोली जाती है। और जो दूसरी है वो गढ़वाली हिंदी है। टिहरी गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, देहरादून हो गया और उत्तरकाशी हो गया, यहाँ पे हमारी गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी है, मैंने अभी आपको बताया था, मैं इससे पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। दुनिया की सबसे सरल भाषा संस्कृत को माना गया है, इसे अन्य भाषाओं की माता कहा जा सकता है। संस्कृत भाषा से ही तमाम यूरोपीय भाषाएं निकली हैं और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत है। संस्कृत ही दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, जो वैदिक संस्कृत है दोस्तों। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है, उसमें ही संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। शायद ही संस्कृत से पहले कोई भाषा रही होगी। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ये जो है दोस्तों बड़ा गौर करने वाला तथ्य है। देखिए भारोपीय, हिंद यूरोपीय जिसको हम बोल देते हैं, 73% लोग हमारे देश में यही इसी भाषा ग्रुप जो है उसकी भाषाएं बोलते हैं। रोक दीजिए सर थोड़ा, 1 मिनट रोक दीजिए खाली। देखिए दोस्तों भारत में जो है वो 4 भाषा परिवार हैं। देखिए दोस्तों, पहला है भारोपीय, जिसको हम हिंद यूरोपीय भी कहते हैं, इसको हमारे देश में 73% लोग बोलते हैं। दूसरा है द्रविड़, इसको 25% लोग बोलते हैं। और तीसरा है ऑस्ट्रीय, इसको 1.3% लोग बोलते हैं। और चौथा है चीनी तिब्बती, इसको 0.7% लोग बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जो भारोपीय है, जो भारोपीय भाषा परिवार है, जिसको हम इंग्लिश में इंडो यूरोपियन बोलते हैं, इसकी 2 शाखा है, भारतीय ईरानी शाखा और यूरोपीय शाखा। जो भारतीय ईरानी शाखा है इसी की एक उपशाखा जो है वो है हिंद आर्य भाषा। और इस हिंद आर्य भाषा की ही जो ब्रांच है वो संस्कृत है, और संस्कृत से ही हमारी हिंदी निकली हुई है। तो जो संस्कृत है वो हिंद आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है दोस्तों। जो दूसरी है वो हमारी द्रविड़ लैंग्वेजेस हैं दोस्तों। द्रविड़ लैंग्वेजेस की उत्पत्ति के संबंध में एक हमारे पुराणों में एक कहानी मिलती है, जो कि हमारे स्कंद पुराण में एक कहानी है। स्कंद पुराण में दोस्तों मैं जो आपको अभी माइथोलॉजिकल कहानी बताऊंगा दोस्तों, आप उसको केवल माइथोलॉजी के मंतव्य से ही समझेंगे, उसमें आप अपनी साइंस लगाने की कोशिश
नहीं करेंगे, क्योंकि जो माइथोलॉजीज है हमारी उसमें जो है कहीं कहीं पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनसाइंटिफिक भी होती हैं। तो केवल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक उदाहरण देके, ठीक है दोस्तों। देखिए मतलब एक हमारे स्कंद पुराण में कहानी आती है कि जब शंकर भगवान की जब माता सती जो है वो भस्म हो गई थी, तो जब शंकर भगवान की दूसरी शादी पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री थी पार्वती जी, उनसे जब हो रही थी, तो चूंकि शंकर भगवान को आप जानते ही हैं देवों के देव महादेव हैं, तो उनकी शादी अटेंड करने के लिए पूरे भारत से, साउथ से, पश्चिम साइड से, पूरब साइड से सारे लोग क्या करने लगे, पर्वतराज हिमालय के वहां जाने लगे दोस्तों। तो होता क्या है, जब सब लोग उत्तर भारत में चले जाते हैं तो हमारे पूरे भारत का जो है बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो उस समय के एक बहुत ही फेमस ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है ऋषि अगस्त्य। दोस्तों आपने ये सुना होगा कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके 10 मानस पुत्र हुए थे, उसमें उनके एक मानस पुत्र का नाम था पुलत्स्य। तो जो पुलत्स्य थे, पुलत्स्य के 2 पुत्र थे, पुलत्स्य के 2 पुत्र थे, एक का नाम था विश्रवा और एक जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था अगस्त्य। चूंकि विश्रवा ऋषि जो थे इनकी शादी कैक्सी नामक एक राक्षसनी से हुई थी, तो ये रावण के पिताजी थे। तो रावण में ब्राह्मण और राक्षस दोनों गुण विद्यमान थे। चूंकि रावण बड़ा बीच में जब इसको काफी वरदान मिल गए तो ये अपनी शक्ति का घमंड करने लगा। तो ये फिर, और इनके जो चाचा जी थे अगस्त्य ऋषि, ये उस समय के सबसे महान ऋषियों में से एक थे, तो इनका ज्यादा नाता चल नहीं पाया दोस्तों। तब होता क्या है, जो अगस्त्य ऋषि हैं इनका जो आश्रम होता है वो प्रतिष्ठानपुर में होता है दोस्तों। जो आज का प्रयागराज है उसी के आसपास का कोई इलाका रहा होगा उस समय प्रतिष्ठानपुर। और एक हमारे ऋषि भारद्वाज हैं दोस्तों, उनका भी इलाका जो आश्रम का है वो भी कुछ प्रयागराज के आसपास ही है। जब आप रामायण देखेंगे तो आप देखेंगे कि राम जी जो है ऋषि भारद्वाज से मिलते हैं, और भारद्वाज जी ने एक बड़े ही फेमस ग्रंथ की रचना की है, विमान शास्त्र। आप लोग ये नाम याद रखेंगे, विमान शास्त्र। विमान शास्त्र की रचना किसने की है, भारद्वाज जी ने। और जो हमारे वैदिक काल के ऋषि हैं भृगु ऋषि ने जो वास्तु शास्त्र है उसकी रचना की है, और भारद्वाज जी ने जो है विमान शास्त्र की रचना की है। तो शंकर जी अगस्त्य ऋषि को बुलाते हैं और इनको एक नई भाषा सिखाते हैं जिसको कहते हैं तमिल भाषा दोस्तों। और इनसे कहते हैं कि आप साउथ में जाइए, क्योंकि और धरती का जो बैलेंस है इसको बनाइए। तो ये जो अगस्त्य ऋषि होते हैं ये अपना आश्रम जो है कहीं जो है दंडकारण्य वन की सीमा पर बनाते हैं दोस्तों, नासिक के आसपास, गोदावरी नदी के तट पर। उस समय उस जगह का नाम शायद पंचवटी था। आप लोग जब रामायण देखेंगे तो जब राम जी पूछते हैं अगस्त्य ऋषि से कि ये सारे राक्षस कहाँ से जो है आर्यावर्त में प्रवेश करते हैं, तो बताते हैं कि जो पंचवटी है, जो आज का नासिक है, गोदावरी नदी के किनारे, वहां से ही सारे राक्षस जो हैं ये आर्यावर्त उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। तो राम जी ने जो अपना आश्रम है वो पंचवटी के पास में ही बनाया होता है दोस्तों। फिर होता क्या है, जब शंकर जी इनको अपनी नई भाषा सिखाते हैं, तो चूंकि जब उत्तर भारत है यहाँ पे जो है संस्कृतियां काफी विकसित हो चुकी थी। उस समय दक्षिण भारत में स्टोन एज चल रही थी दोस्तों, और काफी जंगल होने के कारण काफी कबीलाई जो आदिवासी लोग थे वो रहते थे, वो उतना सभ्य नहीं थे, और हमारे उत्तर भारत में सभ्य संस्कृति का निर्माण हो चुका था। इसके विपरीत दक्षिण भारत में स्टोन संस्कृति चल रही थी। तो इनसे शंकर जी नई भाषा सिखाते हो, कहते हैं जाइए आप दक्षिण भारत का आर्यीकरण करिए। देखिए आर्यीकरण का आप लोग गलत मतलब मत समझिएगा। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, या इसी को हम कहते हैं उत्तम, या इसी को हम कह देते हैं सभ्य। तो ये साउथ में जाते हैं और वहां लोगों का आर्यीकरण करते हैं। तो महर्षि अगस्त्य को ही साउथ का, दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। और मदुरई में आपने सुना होगा कि पांड्य राजाओं के समय में 3 संगम होते हैं, तो उन संगम की अध्यक्षता भी ऋषि अगस्त्य ने की थी। अब होता क्या है दोस्तों, जो शंकर जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, जिनका नाम स्कंद भी है। आप लोग जब नवरात्रि का व्रत रखते होंगे दोस्तों तो देखते होंगे एक
चौथा या पांचवा नवरात्र आता है जिसको बोलते हैं स्कंद माता। तो स्कंद माता इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो देवी जो है वो स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है, और कार्तिकेय जो है देवताओं के सेनापति की उपाधि भी उनको दी गई है। ठीक है दोस्तों, जब कार्तिकेय जी जो होते हैं साउथ को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाते हैं और महर्षि अगस्त्य से दीक्षा लेते हैं। साउथ के जो तमिल हिंदूज हैं उनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो कार्तिकेय जी हैं, लेकिन उसमें एक बस ट्विस्ट है कि वहां पर कार्तिकेय जी का जो प्रचलित नाम है वो मुरुगन स्वामी है, या कार्तिकेय जी को सुब्रमण्यम स्वामी भी बोलते हैं। साउथ में एक जगह है कांचीपुरम, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे मंदिर हैं, इसको मंदिरों का नगर कहा जाता है। 13-14 अकेले मंदिर वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी के ही हैं कांचीपुरम में। और जो हमारा एक देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भगवान कार्तिकेय की सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है। आप लोग दोस्तों कभी भी यूट्यूब पर इसको देख भी सकते हैं कि जो कार्तिकेय भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है वो हमारे हिंदुस्तान में ना होकर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाले देश इंडोनेशिया में है। और सेम इंडोनेशिया में एक भगवान विष्णु जी की भी मूर्ति है, जो उसमें जो है भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार हैं दोस्तों। एक दूसरा नाम है, शंकर जी के एक पुत्र हुए हैं, उनका नाम है अयप्पा स्वामी, जो भी वो भी साउथ से ही रिलेटेड हैं। दोस्तों क्या होता है, जब समुद्र मंथन होता है तो शंकर जी जब हलाहल विष का सेवन कर लेते हैं तो उनके गले से, उनके शरीर से काफी ताप जो है निकलने लगता है, तो पार्वती जी भी उस ताप को नहीं झेल पाती हैं। तो उस समय विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार होता है वो शंकर जी के पास आते हैं और शंकर जी का आलिंगन करते हैं, जिससे शंकर जी का जो वीर है वो स्खलित हो जाता है और वो नर्मदा नदी के तट पर गिरता है, नर्मदा नदी के तट पर गिरता है, जिससे उनके एक पुत्र अयप्पा स्वामी जी की जो है उत्पत्ति होती है। और चूंकि जब साउथ में क्या होता है, जब कार्तिकेय जी जाते हैं, अगस्त जी जाते हैं, आर्यीकरण करते हैं, आर्यन संस्कृति वहां ले जाते हैं, तो होता है कि वहां पे बाद में शैव धर्म और वैष्णव धर्म में काफी मतभेद पैदा हो जाता है। तो जो ये अयप्पा स्वामी होते हैं, जो भगवान अयप्पा स्वामी हैं, अयप्पा स्वामी ये जो है साउथ में जो है शैव अनुयायी और वैष्णव अनुयायी के मध्य समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इनका बड़ा ही फेमस मंदिर है, जो कि आपने सुना होगा, कर्नाटक को पहले हम्पी कहा जाता था, और उससे पहले भी जो रामायण है उसमें किष्किंधा नाम से कहा गया है, बाद में उसको हम्पी, विजयनगर। तो वही उस समय किष्किंधा साम्राज्य में ही एक जगह थी, उसका नाम था पंपावटी वन, पंपावटी वन। जो शबरी जी थी वो इसी वन में रहती थी, और जो राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे वो पंपावटी वन में ही खाए थे। बाद में इस पंपावटी वन का नाम बदल के शबरी जी के नाम पर शबरीमाला रख दिया गया है। तो भगवान अयप्पा स्वामी का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो पंपावटी वन में ही है, शबरीमाला मंदिर उसको बोलते हैं। बहुत लोग, नाम तो आपने इसका सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग में रहा था शबरीमाला, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80% लोगों को यह नहीं पता होगा कि ये जो शबरीमाला मंदिर है किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो ये जो है अयप्पा स्वामी जी को समर्पित है। क्योंकि अयप्पा स्वामी जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसीलिए दोस्तों जो शबरीमाला मंदिर है उसमें 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को जो है प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि दोस्तों जो 10 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं जो मासिक धर्म के कारण माना जाता है कि वो अपवित्र हो जाती हैं, और चूंकि अयप्पा स्वामी जो हैं वो ब्रह्मचर्य रहे हैं, इसीलिए जो है शबरीमाला मंदिर में जो है 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। कोरोना से पहले ये टॉपिक जो है काफी ट्रेंड में आया था, और जो एसएससी है उसने 2020-21 वाली जो CGL CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें कई शिफ्टों में पूछा भी था कि शबरीमाला मंदिर कहाँ है। और जो शबरीमाला मंदिर में एक बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव होता है जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, वहां पे उसको मकर विलक्कू बोलते हैं दोस्तों। मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है, मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम दोस्तों है जो शबरीमाला मंदिर में है, उसका नाम है मकर विलक्कू। ये नाम आप याद रखेंगे दोस्तों। ये तो था द्रविड़ भाषाओं से, द्रविड़ भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है जो हमारी मैथोलॉजी कहती है। और जो द्रविड़ भाषाओं में जो मूल भाषा है वो दोस्तों तमिल लैंग्वेज ही है, तमिल लैंग्वेज। पहले जो है तमिल लैंग्वेज ही थी, बाद में इससे जब
कहा जाता है कि परशुराम जी ने केरल, जो आधुनिक केरल है, परशुराम जी ने ही केरल को बसाया है। तो जब वहां पे जो केरल के ब्राह्मण थे उनको नंबूदरी ब्राह्मण कहा गया। तो वो जब उत्तर भारत से साउथ में गए तो हमारी आर्यन संस्कृति को भी ले गए। तो तमिल भाषा में काफी शब्द संस्कृत के मिल गए। कालांतर में हुआ का, तमिल भाषा में जब काफी शब्द संस्कृत के मिल गए तो तमिल भाषा से अलग होकर एक भाषा बन गई मलयालम, जिसमें संस्कृत के वर्णों को सीधे ही दोस्तों उठा लिया गया। बाद में कालांतर में तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो भी तमिल भाषा से अलग होती चली गई, और जो है वो तमिल भाषा से अलग होती चली गई। और आज के समय में तमिल भाषा जो है केवल तमिलनाडु तक ही सीमित है। दोस्तों तमिल भाषा से संबंधित एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि आप लोगों को पता है कि जब चोला साम्राज्य चल रहा था तो चोल साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी राजा थे राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल जी ने श्रीलंका को भी जीता, जावा सुमात्रा को, दक्षिण कोरिया तक अपना साम्राज्य फैलाया। कहा जाता है कि चोला साम्राज्य की जो राजकुमारी थी उनकी शादी जो है कोरिया के राजा से हुई थी। आप लोग इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि तमिल भाषा के कम से कम 50 से 60% वर्ड जो है कोरियन भाषा में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों तमिल भाषा और कोरियन भाषा में काफी समानता है। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बताते हैं आपको। भारत में जो है 56% लोग हिंदी बोलते हैं। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी ही बोली जाती है। दोस्तों दूसरा है बंगाली। बंगाली जो है वो दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में। अब देख लीजिए ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं मानी गई हैं जो अपने जिनको शास्त्रीय भाषाओं का टैग मिला हुआ है। देखिए तमिल भाषा जो कि 2004 में शास्त्रीय भाषाओं में शामिल की गई, दूसरी संस्कृत जिसको 2005 में शामिल किया गया, तीसरी कन्नड़, चौथी तेलुगु, पांचवी मलयालम जिसको 2013 में, और सबसे लेटेस्ट में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया। दोस्तों अब एक विशेष तथ्य देख लीजिए, जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, क्योंकि आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। दोस्तों ये पॉइंट आप सीधे याद रखेंगे। और 8वीं अनुसूची जब हमारा संविधान बना था, जब लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तो उसमें मूल 24 भाषाएं ही थी। बाद में 8 भाषा धीरे धीरे हम जोड़ते गए, धीरे धीरे 8 भाषाएं और जुड़ गई, और वर्तमान समय में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था, मैंने भी पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं को रखा गया था, बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में जो हमारी 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है उसमें कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई। अब देखिए दोस्तों ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं कब कब जोड़ी गई हैं और कौन कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई हैं। दोस्तों ये जो फैक्ट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम जैसे यूपी बीएड हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, या एसएससी जीडी हो गया, बहुत सारे एग्जाम जहां पर भी हिंदी आती है वहां पर डायरेक्ट पूछे गए हैं। दोस्तों तो इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो हमारा 21वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ था, उस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। जो हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल कर लिया गया। दोस्तों जो हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और दोस्तों एक इसमें ट्विस्ट है, ये संविधान संशोधन तो 2003 में हुआ था लेकिन ये लागू 2004 में हुआ था। तो आपको 2003 और 4 दोनों मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि ये 2003 में हुआ था, लागू 2004 में हुआ था। बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली को इसमें जोड़ा गया है। दोस्तों ये जो डोगरी लैंग्वेज है, बहुत बार पूछा गया है कि ये डोगरी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, तो याद रखेंगे ये डोगरी लैंग्वेज जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डोगरी लैंग्वेज कहाँ की भाषा है, किस राज्य की भाषा है, तो ये जम्मू कश्मीर की भाषा है। दोस्तों अब देखिए 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा जो हिंदी समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे, जब हमारा देश आजाद होता है तो जो भाषा हिंदी भाषा को मतलब अपनी राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है, तो जो समिति बनती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो व्यवहार राजेंद्र सिन्हा को बनाया जाता है।
लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात होती है तो जो तमिल भाषी लोग हैं या तेलुगु कन्नड़ भाषी लोग साउथ में बड़े दंगे हो जाते हैं और उसमें काफी लोग मारे जाते हैं दोस्तों। तो तत्कालीन जो भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मंतव्य त्याग देते हैं और 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र शर्मा सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ भारत की आधिकारिक भाषा बना दिया जाता है। मतलब कि जो संविधान का अनुच्छेद 343 फर्स्ट है वो उसके अनुसार क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी है। सीटेट वगैरह के एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है कि भारत की हिंदी भारत की कैसी भाषा है, राजभाषा है या राष्ट्रीय भाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो जो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कोई भी भाषा हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की जो राजभाषा हिंदी है, इंग्लिश के साथ साथ में। और लिपि कौन सी है, हिंदी है, और वो भी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी है। हिंदी को अगर आप किसी दूसरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो वो हमारे देश की राजभाषा नहीं मानी जाएगी। जब आप देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखेंगे, अगर आप हिंदी को रोमन लिपि, फारसी, अरबी किसी लिपि में लिख दें तो उसको हमारे देश की राजभाषा नहीं माना जाएगा। केवल देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को ही राजभाषा माना जाएगा। और हमारा जो भाग 17 है वो हमारी राजभाषा से संबंधित है दोस्तों। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तो भारत में हर साल 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब वन लाइनर फैक्ट्स हैं दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन वन लाइनर फैक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था, हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। देखिए जो भारोपीय परिवार है उसकी एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा और एक है यूरोपीय शाखा। तो भारतीय ईरानी शाखा की एक शाखा है भारतीय आर्य भाषाओं वाली शाखा। तो हिंदी क्या है, हिंदी उसी परिवार की जो है शाखा है। ठीक है दोस्तों। खरोष्ठी लिपि मैंने बताया था सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की जो बहन है जो उसी के साथ साथ डेवलप हुई थी उसका नाम है खरोष्ठी लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा और इस भाषा को आप ध्यान रखेंगे हिब्रू भाषा। हिब्रू किसकी भाषा है, यहूदियों की भाषा है, जो कि इजराइल की राष्ट्रीय भाषा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिब्रू भाषा जो है वो यहूदियों की राष्ट्रभाषा है। ठीक है दोस्तों। और यहूदी कहां रहते हैं, इजराइल में। देखिए राजभाषा अधिनियम कब आया था, 1963 में आया था और सन 1976 में राजभाषा के कुछ नियम बनाए भारत सरकार में। ये भी जो दो फैक्ट हैं ये आप सीधे सीधे याद रखेंगे। अब देखिए आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहली जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो मंदारिन है। जो चाइनीज भाषा है उसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, मंदारिन। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे कठिन भाषा है। तो जो पुरानी चाइनीज भाषा है और जो अब नई चाइनीज भाषा प्रयुक्त हो रही है, इसको जो पुरानी मंदारिन है उसको सरलीकृत करके अब नई मंदारिन भाषा प्रयोग हो रही है। वो पुरानी मंदारिन भाषा इतनी कठिन थी कि आज के दौर में उसको लिखना बड़ा कठिन माना गया, इसीलिए जो है मंदारिन भाषा को मॉडिफाई कर दिया गया। तो चाइनीज भाषा दो प्रकार की है, एक पुरानी चाइनीज और एक नई चाइनीज। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है विश्व में सबसे ज्यादा, फिर स्पेनिश बोली जाती है और अरबी बोली जाती है। अब देख लीजिए मैं आपको स्पेनिश के बारे में बता देता हूं। देखिए जो स्पेन है, जो स्पेन की जो राष्ट्रीय भाषा है वो स्पेनिश है। और जितने भी लातिन अमेरिकी देश हैं, लातिन अमेरिकी देश से मतलब जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, अर्जेंटीना। देखिए अभी अर्जेंटीना के एक बहुत फेमस फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा वर्ल्ड कप जीता है। उरुग्वे हो गई, उरुग्वे, ब्राजील हो गया। तो देखिए जो कोलंबस था, कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी, तो वो स्पेनिश यात्री था। अब जब स्पेनिश लोगों ने अमेरिका की खोज की तो दक्षिण अमेरिका में जाके बस गए, तो वहां पे जो है स्पेनिश लैंग्वेज
बोली जाने लगी। तो जितनी भी लैटिन अमेरिकी देश हैं उनकी कोई अपनी भाषा नहीं है, वो ये स्पेनिश ही बोलते हैं, ठीक है। और पांचवी जो भाषा है वो अरबी है, जो सऊदी अरब की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, वो 5वें नंबर पे सबसे, जो ये सऊदी अरब में ही अरबी नहीं बोली जाती, जॉर्डन में भी बोली जाती है, सीरिया में भी अरबी बोली जाती है, और इराक में भी बोली जाती है। इसके अलावा ईरान हो गया आपका, ईरान में फारसी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। फारसी और उर्दू भाषा अलग नहीं है, लेकिन देखिए फारसी और उर्दू भाषा एक ही है, ज्यादा इनमें अंतर नहीं है, लेकिन देखिए फारसी और उर्दू भाषा अलग अलग है। देखिए मैंने इसके बारे में बताया था, जो फारसी भाषा है, उर्दू भाषा जो है, आप लोग ये मत समझिएगा कि इसकी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है, तो इसका जो है मतलब जो ये फारसी भाषा से उत्पन्न हुई होगी, ऐसा नहीं है। उर्दू लैंग्वेज अपने इंडिया में ही उत्पन्न हुई है, और ये दक्षिण भारत में जो जगह है हैदराबाद दक्कन से जो है ये सबसे पहले उत्पन्न हुई है, और इसको वहां पे दक्खनी बोला जाता था, दक्खनी भाषा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूं, जब उर्दू पोइट्री हम करते हैं तो वहां पे इसको उर्दू ना बोलकर इसको एक भाषा बोल दिया जाता है रेख्ता, इसको बोला जाता है रेख्ता। आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस पहले होता था जश्न रेख्ता, जश्न ए रेख्ता, उसमें पाकिस्तान से भी कलाकारों को आमंत्रित किया जाता था, और जैसे हमारे देश के बड़े बड़े उर्दू के जो शायर हैं, राहत इंदौरी जी और दुष्यंत कुमार जी, मनोज मुंतशिर शुक्ला जी, और जो सबसे फेमस हैं जावेद अख्तर जी, इन लोगों को आपने देखा होगा बार बार, तो आप इसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, जश्न रेख्ता। तो जो उर्दू लैंग्वेज है, जब इसका हम पोएट्री में प्रयोग करते हैं तो वहां पे इसका एक नाम रख दिया जाता है रेख्ता, ठीक है दोस्तों। ये हमारे भारत की भाषा है जो दक्षिण में बनी है, और इसका विकास कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में, और कहा जाता है कि ये दक्षिण में बनी, दिल्ली में जो इसका विकास हुआ, और इसमें जो नजाकत है वो लखनऊ में आई। जैसे आपने देखा होगा अस्सलाम वालेकुम लोग कहते हैं, तो जब ये लखनऊ में आई तो एक नया वर्ड बन गया आदाब, क्योंकि जो अस्सलाम वालेकुम है ये अरबी का वर्ड था, जो आदाब वर्ड था वो पूरी तरीके से हिंदुस्तानी वर्ड ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है उर्दू की लिपि भले एक हो सकती है, लेकिन ये लैंग्वेज अलग अलग हैं। और उर्दू ऐसा नहीं है कि उर्दू ने पूरी तरीके से फारसी की ही लिपि को अपना लिया है। जो जैसे जब उर्दू अपने देश में बनी, तो हुआ क्या कि जब ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी चल रही थी और दूसरी लैंग्वेज चल रही थी, जब इनके ये संपर्क में आई तो फारसी वर्णमाला में जो है बहुत कम अक्षर थे, तो उर्दू ने क्या किया, अपनी लिपि को थोड़ा मॉडिफाइड किया। जैसे टा वर्ड है, टा के लिए फारसी में कोई ध्वनि नहीं थी, तो उन्होंने एक वर्ड बना लिया इस तरह से, इसको बोलते हैं टे। इस तरह से ये वर्ड बना लिया डा, हिंदी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद। तो उर्दू की भाषा पूरी तरीके से फारसी ना होकर इसकी जो लिपि हो गई उसका नाम पड़ गया नस्तालीग लिपि, नस्तालीग लिपि, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन में अगर फारसी ना देके नस्तालीग दे देगा तो हम वहां पर नस्तालीग लगा देंगे। जो हिंदी भाषा थी उसको जब हम फारसी लिपि में लिखने गए तो उसी को उर्दू नाम दिया गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो उर्दू भाषा का व्याकरण है वो पूरी तरीके से हिंदी व्याकरण पर ही आधारित है, क्योंकि ये भारत में उत्पन्न हुई थी और हिंदी बहुत पहले से चल रही थी। भले ही वो आज जो हम हिंदी प्रयुक्त करते हैं वो ना हो, प्राकृत में हो या मतलब पाली भाषा में हो या अपभ्रंश में चल रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है हिंदी चल रही थी अपने देश में दोस्तों। तो जो उर्दू भाषा आई उसने जो व्याकरण है पूरी तरीके से वो हिंदी व्याकरण पर ही आधारित है। इसीलिए मैंने लिखा हिंदी भाषा को फारसी लिपि में लिखने को ही उर्दू नाम दे दिया गया है दोस्तों। और जो उर्दू के काफी सारे वर्ड हैं वो अपने ही देश में जो उत्पन्न हुए हैं। जैसे मैं उर्दू का एक बहुत ही फेमस वर्ड आपको बताऊंगा, जो मुस्लिम लोग देखिए नमाज बोलते हैं, नमाज। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत मुस्लिम लोगों को पता नहीं होगा जो नवाज है वो पूरी तरीके से हिंदी का, या ये सोच सकते हैं आप संस्कृत का वर्ड है। देखिए कैसे जो नमाज है ये नमा प्लस अज से मिलकर बना है। अज का मतलब ईश्वर से है और नमा का मतलब ईश्वर को प्रणाम करने से है। तो नमाज में यही तो होता है, हम अपने ईश्वर को प्रणाम करते हैं। और
चूंकि आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म के सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो वैदिक संस्कृत या लौकिक या क्लासिकल संस्कृत में लिखे गए हैं। सेम इसी के उलट जो हमारा मुस्लिम धर्म में कुरान हो गई, जो शरीयत है जिसमें कुरान है, हदीस है, वो सारी अरबी भाषा में लिखी गई हैं। तो जो हम ये कह सकते हैं हिंदुओं की जो देव भाषा है वो संस्कृत है और जो मुस्लिमों की देव भाषा है वो अरबी है। बाद में अरबी से फारसी आई और जो उर्दू है, उर्दू ने फारसी की लिपि ले ली, लेकिन बहुत सारे वर्ड, चूंकि उर्दू सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई थी तो उसने जो है बहुत सारे वर्ड हिंदी के ही या संस्कृत के ही उठा लिए, चाहे वो तत्सम रूप में हो, चाहे तद्भव रूप में हो, या कुछ ब्रज भाषा के भी वर्ड उठा लिए। मैं आगे इसके बारे में आपको दोस्तों हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में पूरा बताऊंगा, लेकिन मैं अब नवाज के बारे में आपको बताता हूं। जो मुस्लिम कुरान है, कुरान में नवाज के लिए नवाज शब्द ना प्रयोग करके इसका एक वर्ड प्रयोग किया गया है सलाह, या इसी को कहते हैं सलात। तो जो मूल वर्ड है ईश्वर को नमन करने का वो है सलाह या सलात अरबी में। लेकिन चूंकि हमारे देश में जितने भी मुस्लिम हैं बहुत कम लोग होगा अरबी से वास्ता पड़ा होगा, बहुत लोग तो अपने जीवन में कभी सीख भी नहीं पाए अरबी, क्योंकि उनका काम उर्दू से चल रहा, या हिंदी ही, बहुत लोग उर्दू भी नहीं जानते हैं। तो जो उर्दू लैंग्वेज है नमाज, ये नमा प्लस अज से मिलकर बना हुआ है। नमा का मतलब है ईश्वर को प्रणाम करना, अज का मतलब है ईश्वर, यानी कि ईश्वर को प्रणाम करना। जो मूल शब्द है वो सलाह या सलात है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से हमारी देसी भाषा है उर्दू, जो कि हिंदी व्याकरण पर आधारित है और जो लिपि फारसी की उठा रही है। उर्दू भाषा ने अरबी की लिपि भी नहीं उठाई है। उर्दू की लिपि और अरबी की लिपि में बहुत अंतर है दोस्तों। अगर आप उर्दू सीख लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अरबी सीख जाएंगे, अरबी आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। लेकिन 100 में 80% अगर आप उर्दू सीख लेते हैं तो फारसी आप लिखना सीख सकते हैं, वर्ड नहीं आप सीख पाएंगे, क्योंकि उर्दू के तो 50 से 60% वर्ड संस्कृत या तद्भव तत्सम हिंदी के वर्डों से निकले हुए हैं, कुछ ब्रज भाषा से, कुछ अपनी देसी लैंग्वेजेस से निकले हुए हैं, कुछ फारसी से निकले हुए हैं। तो यानी कि उर्दू अगर आप सीखते हैं तो आप फारसी लिखना सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप उर्दू सीखेंगे तो आप अरबी लिखना भी नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए आपको अरबी लैंग्वेज लिखने के लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, और ये काफी हद तक 50% तक आप फारसी जरूर सीख जाएंगे, लेकिन अरबी आप 10% भी नहीं सीख पाएंगे उर्दू से। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग मस्जिदों में अरबी में बांग वगैरह देते हैं, जिनको इमाम बोलते हैं, वो लोग अलग से जो है अरबी सीखते हैं, उसके बाद वो जो है लोगों को पढ़ाते हैं। आगे देखिए, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने अपने पिछली स्लाइड में भी बताया है, अब मैं आपको इसका रिवीजन जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं। देखिए, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में सारे उपदेश दिए हैं। जो बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे त्रिपिटक है, जातक कथाएं हैं, इनकी सबकी भाषा पाली ही है। पाली भाषा मूलतः मगधी भाषा है, श्रीलंका के लोगों ने इसको मगधी कहा है। अशोक के समय राजकाज की भाषा पाली थी, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे जैसे पाली लैंग्वेज आगे बढ़ी, लोगों में क्या हुआ, लोग प्राकृत भाषा प्रयोग करने लगे। तो चूंकि अशोक क्या चाहता था, अशोक ये चाहता था अपने शिलालेखों के माध्यम से कि मैं जन साधारण से भी संवाद कर पाऊं, तो उसने क्या किया, उसने जहां जहां अपने शिलालेख लगवाए जन साधारण की भाषा में लगवाए। जैसे उसने जो आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र है वहां पे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ना करके शहबाजगढ़ी में जो शिलालेख मिला है वहां पे खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया उसने। दूसरी, जो चूंकि उसका साम्राज्य जो है काबुल कांधार तक फैला हुआ था, तो आधुनिक जलालाबाद जो कि पाकिस्तान का एक अफगानिस्तान का एक शहर है, और कांधार और काबुल में जो उसने शिलालेख जो खुदवाए हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी में ना होके अरमाइक और यूनानी लिपि में है। ठीक है दोस्तों, और जो आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र में शहबाजगढ़ी है वो हमारा खरोष्टी लिपि में है। और जितने भी हमारे इंडिया में हैं, जो आधुनिक जो आज का हमारा भारत है, वो सब ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन उनकी भाषा जो है वो प्राकृत है, पाली ना होके प्राकृत है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पाकिस्तान क्षेत्र में जो शिलालेख मिले हैं उनकी लिपि खरोष्टी है, और अफगानिस्तान क्षेत्र में जो शिलालेख मिले हैं उनकी लिपि अरमाइक व यूनानी है। अब एक चीज देख लेते हैं दोस्तों, जैन धर्म का प्रचार जो है वो प्राकृत भाषा में हुआ है। ये लोग काफी स्मार्ट थे, इन्होंने पाली को अपनाया ही नहीं, क्योंकि ये लोग जान गए थे कि अब जनसाधारण की भाषा प्राकृत है, तो ये सोच रहे थे कि हम जनसाधारण से संवाद कर सकें, तो इन्होंने प्राकृत भाषा को अपना लिया। और इन्होंने अपने साहित्यों की रचना अर्धमागधी अपभ्रंश में कर दी और आसान कर दिया इन्होंने, ताकि हर कोई पढ़ सके इनका, क्योंकि प्राकृत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अपभ्रंश
भाषाएं आ रही थी। और चूंकि इनके जो गुरु थे सारे, ऋषभदेव का आपने नाम सुना होगा, कुछ वाराणसी और जो हमारा कौशाम्बी है, वाराणसी है, वाराणसी के पास में श्रावस्ती पड़ता है, बहराइच, यही कहीं, और यहाँ पे लैंग्वेज जो चल रही थी वो अर्धमागधी चल रही थी। तो ये काफी स्मार्ट थे, इन्होंने अपने जो जितने जैन साहित्य है, जैन साहित्य को हम आगम बोलते हैं दोस्तों, तो जितने इनके आगम हैं उनकी इन्होंने जो रचना है वो अर्धमागधी अपभ्रंश में ही कर दी। ठीक है दोस्तों, ताकि जन साधारण जो है इनकी भाषा को देखिए दोस्तों। अगर आपको अपनी कोई भाषा, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हिंदी समझते हैं, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, अभी मैं अगर आपको उर्दू में पढ़ाऊं या अरबी में पढ़ाऊं या हिब्रू भाषा में पढ़ाऊं, तो क्या आप मेरी क्लास को देखकर लाभ प्राप्त कर पाएंगे? तो कम्युनिकेशन हमेशा उसी भाषा में होना चाहिए। मान लीजिए मैं अगर क्लास ले रहा हूं तो उसमें 4 बच्चे जो हैं हिंदी भाषा के बैठे हैं, मैं भी मान के चलिए उनको हिंदी के अलावा अंग्रेजी आती है, उर्दू नहीं आती है, अब मैं उनको उर्दू में पढ़ाने लगूं तो क्या मेरा जो ये सब पढ़ाना है ये इफेक्टिव होगा? सब बेकार हो जाएगा। कम्युनिकेशन हमेशा तभी संभव होगा जो वक्ता है, जो मैं बोल रहा हूं, आप मुझे प्रवक्ता कह सकते हैं, आप श्रोता हैं, दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू वाला वीडियो देखेंगे जाके, अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी का देखेंगे, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में देखेंगे, तो आप सदैव वही चीजें आगे उठ पाती हैं जो जनसाधारण की भाषा में होती हैं, तो वही जनसाधारण तक पहुंच पाती हैं। इसीलिए जैन धर्म ने अपना प्रचार जो है प्राकृत भाषा में किया और अपने साहित्य की रचना अर्धमागधी अपभ्रंश में की। मगही जो मागधी है उससे पाली बनी है और पाली के बाद प्राकृत बनी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और एक दोस्तों ये फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि पाली को प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। जो पुरानी प्राकृत है वो पाली से ही मिलती जुलती है, तो पाली को ही हम प्रथम प्राकृत भाषा बोलते हैं। और एक दोस्तों क्वेश्चन है, अशोक के शिलाकों को जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने। ये एक स्तूप है, सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश के सांची में पड़ता है, और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की जो राख है अस्थियों वाली, वो उसी स्तंभ में, जो स्तूप, वहां पे 2 स्तंभ हैं, स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2। तो जो सबसे बड़ा स्तूप है वो स्तूप नंबर 2 है, तो स्तूप नंबर 2 में ही जो है उनकी राख रखी हुई है। तो वहीं पे जेम्स प्रिंसेप ने इस ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ा था। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम का आपने नाम सुना होगा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे हैं, जिनको भारत में आर्कियोलॉजी का पितामह कहा जाता है, ये उनके ही शिष्य थे, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज मैं आज अलग से बता रहा हूं, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप लोग कहते तो हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है तो इसका देवनागरी नाम आखिरकार पड़ा कैसे? कुछ और भी तो हो सकती थी। तो देखते हैं कि हिंदी की लिपि का देवनागरी नाम कैसे पड़ा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 7वीं शताब्दी के आसपास जो है देवनागरी लिपि का प्रचलन हो गया था, और 1000 ईस्वी आते थे जो देवनागरी का जो आधुनिक स्वरूप है वो विकसित हो चुका था। लगभग देखिए 1000 ईस्वी तक देवनागरी का पूर्ण विकास हो। देखिए, डॉक्टर द्वारिका प्रकाश सक्सेना एक हिंदी के बहुत ही अच्छे विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम देवनागरी का उपयोग, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, गुजरात के जो नरेश जय भट्ट हैं उनके शिलालेख में मिलता है सबसे पहले। दूसरा है, कुछ लोग, अच्छा कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति गुजरात के नागर ब्राह्मणों से हुई है। नागर से नागरी शब्द बना और नागरी से देवनागरी शब्द बन गया। और जो सबसे प्रमाणिक है, देखिए प्राचीन समय में क्या था, प्रतिमाएं नहीं थी। अच्छा कोई बता सकता है, क्या आप लोगों को पता है ये कि जो हम आधुनिक जो है सरस्वती माता की मूर्ति देखते हैं या लक्ष्मी माता की मूर्ति देखते हैं, या आपने पुरवा और उर्वशी की देखी होगी, जिसमें उर्वशी स्वर्ग जब उड़ के जा रही होती है तो पुरवा उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देखिए, ये जितनी भी मूर्तियां हैं, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर हुए हैं, उनका नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। और एक इन पे बहुत ही फेमस पिक्चर बनी है, उसका नाम है रंग रसिया। रंग रसिया। और उस रंग रसिया पिक्चर में जो है हमारे बहुत ही एक फेमस कलाकार हैं रणदीप हुड्डा जी। रणदीप हुड्डा,
इन्होंने जो है राजा रवि वर्मा का किरदार अदा किया है। तो राजा रवि वर्मा ने ही जितनी भी आधुनिक सरस्वती जी की मूर्ति, जो आप वीणा वाली देखते हैं, आधुनिक लक्ष्मी जी की मूर्तियां, और जो आप पुरवा, जो उर्वशी स्वर जाने के लिए उड़ रही होती पुरवा, उसको पकड़ रहे होते, ये सारी मूर्तियां उन्हीं की दिमाग की उपज है, राजा रवि वर्मा की। तो ये चीज आप याद रखेंगे, राजा रवि वर्मा। और आधुनिक काल का शायद ही कोई इनसे बढ़िया पेंटर आज तक हुआ होगा। ठीक है, ये त्रावणकोर रियासत के रहने वाले थे दोस्तों। अब देखिए, जब हमारे पास मूर्तियां नहीं थी पहले, तो क्या होता था, एक यंत्र होता था, जिस यंत्र को हम क्या कहते थे, देवनगर कहते थे। देवनगर, उस यंत्र में क्या होता था, कुछ चिन्ह होते थे, तो उस चिन्ह से पता चल जाता था कि ये देवता है, ये देवता है। उन चिन्हों को ही हम देवनगर कह देते थे। वही जो चिन्ह थे, वो चिन्ह कालांतर में क्या बन गए, अक्षर बन गए। वही चिन्ह कालांतर में अक्षर बन गए, और जब वो उस यंत्र का नाम देवनगर था, तो उन अक्षरों को हम देवनागरी कहने लगे। तो ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है दोस्तों। तो मैं आशा करूंगा कि आज से आप ये चीज समझ गए होंगे कि देवनागरी, जो हिंदी भाषा की लिपि है, उसको देवनागरी ही क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ब्राह्मी से गुप्त लिपि है, उससे देवनागरी लिपि का विकास देखिए कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था ब्राह्मी से गुप्त लिपि आई, गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका आई, उसके बाद कुटिल लिपि आई, कुटिल लिपि के बाद हमारी देवनागरी आई, कुछ 7वीं ईस्वी और 1000 ईस्वी से इसका प्रचलन हो गया। देखिए दोस्तों, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने शिष्य जो उनके जेम्स प्रिंसेप थे, तो उन्होंने देखिए कैसे पढ़ा था ब्राह्मी को। उन्होंने ब्राह्मी की पूरी वर्णमाला बनाई थी। देखिए, ये जो का है, का ब्राह्मी में इस तरह से लिखा जाता था, प्लस के निशान से। और गुप्त ब्राह्मी लिपि थी, जो गुप्त काल में चल रही थी, वो इस तरह से लिखा जाता था। और आज तो आप जानते ही हैं कि का किस तरह से बनता है, इस तरह से। तो मैंने ये इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों के संज्ञान के लिए मैं ये आपको बताया दे रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, संस्कृत, मराठी, हिंदी, सिंधी, मैंने आपको बताया था इनकी सबकी ये उर्दू गलत लिखा हुआ। उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है। तो देवनागरी में क्या थोड़ा सा अंतर पाया जाता है सब में। देखिए मैंने वर्णमाला में जो है आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था नुक्ता वाला शब्द, ये नुक्ता गलत लिखा है यहाँ पे, ये नुक्ता ऐसे लिखा जाएगा। देखिए, नुक्ता का प्रयोग करते हैं जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिए थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा है, मराठी लिपि में क्या है, पहले आ के स्थान पर हम ऐसे ऊ ऐसे बना देते थे, लेकिन अब आ में हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। आधुनिक हिंदी में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट है मराठी में ये ला वाला। देखिए, ये मराठी का ला है जो मैंने आपको बताया था, वो हम हिंदी की देवनागरी में प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा है जो संस्कृत के ये जो श्रा है, ये जो ला है और ये जो लिरी है, इनको भी हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, आपने अनुस्वार मैंने बताया था और ये विसर्ग बताया था, इसके बाद भी बावजूद आप एक चंद्र बिंदु ऐसे लगा देते हैं। देखिए, ये चंद्र खाली लगाते हैं। तो ये जैसे जो इंग्लिश के शब्द हमारे हिंदी में आ गए, जैसे ऑफिस, कॉलेज, इन शब्दों को प्रयोग करने के लिए ये शब्द हम अलग से लाए हैं, लेकिन मूल हिंदी में शब्द जो है 52 ही है, वर्ण 52 है। इसको हम जोड़ते नहीं है, लेकिन लेखन के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। देखिए, पहले जो है गा, जा, डा, बा, इनका प्रयोग देवनागरी में नहीं होता था। बाद में कुछ ध्वनियां आई इनका लिखने के लिए हम जो है इन शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो देखिए, जो हिंदी है और सिंधी है, इनकी सबकी लिपि जो देवनागरी ही है। जो देखिए, हिंदी, मराठी और सिंधी और संस्कृत सबकी लिपि देवनागरी है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा देखिए सब में माइन्यूट अंतर है। नुक्ता वाला कॉन्सेप्ट हम हिंदी में रखते हैं, मराठी और संस्कृत में आपने कभी नुक्ता वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। और ये जो ऑफिस वाला है, देखिए ये शब्द जो हम लिया है चंद्र वाला, जो कि इंग्लिश के प्रभाव से हमारी हिंदी में आ गया है। दोस्तों, आगे देखते हैं। अब मैं आपको कुछ हिंदी जो भाषा के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैं आपको दोस्तों बताए दे रहा हूं कि कौन कौन से मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्स में। देखिए, आप लोगों ने नागरी प्रचारणी सभा का नाम सुना होगा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की थी हिंदी का प्रचार करने के लिए। इसका जो स्थापना हुई थी 1800
93 में ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। रामचरितमानस देखिए अवधि में लिखा गया है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में किया गया था? प्रेम सागर। और ये प्रेम सागर किसने लिखी थी? लल्लू लाल ने। जब लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो उस समय जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज चल रही थी, उस हिंदुस्तानी लैंग्वेज से उर्दू हटा के प्योर हिंदी लाने का काम इन लल्लू लाल जी को ही दिया गया था। तो इन्होंने प्रेम सागर नाम का जो एक कहानी लिखी थी, उस कहानी में ही जो है खड़ी बोली का पहले प्रयोग हुआ था। दूसरा है ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सैनी से हुई है। मैं आपको पहले बता चुका हूं ये चीज। देखिए पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी से। ये भी मैं बता चुका हूं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये कहा गया है बनारस की बोली को कशिका बोला जाता है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। मैंने आपको बताया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा जो लक्ष्मण सिंह हैं, ये जो कुछ लल्लू लाल हैं, लल्लू लाल जिन्होंने प्रेम सागर लिखा है, मुंशी सदासुख लाल हैं, सदल मिश्र हैं जिन्होंने नासिके तोपाख्यान लिखा है, इंशाउल्लाह खां है रानी केतकी की कहानी लिखी है उन्होंने, और लक्ष्मण सिंह ने जो है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रतिपादन किया था और नुक्ता वाले वर्ड इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। ये भी मैं आपको बता, देखिए मैंने ये क्वेश्चन पहली स्लाइड में आपको बताया था, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? देखिए तुलसीदास जी ने अपनी सारी रचनाएं अवधी भाषा में की हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार आया है कि विनय पत्रिका में उन्होंने किस भाषा में लिखी है? तो ब्रज भाषा में लिखी है। मैथिली का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। और इसकी जो सबसे फेमस जो कवित्री है उनका नाम है मैथिली ठाकुर, और मैथिली ठाकुर जी को अभी हाल में ही बिहार का जो है चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और पंकज त्रिपाठी जी जो बिहार से ही हैं, जो बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, उनको चुनाव आयोग ने भारत का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है एक हिंदुस्तानी भाषा का विभाग बनाया गया था, जिसमें लल्लू लाल जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जो उर्दू के बहुत सारे फारसी उर्दू के वर्ड पड़े हुए थे, उनको हटा के उनकी जगह हिंदी के मानक शब्द धीरे धीरे लाए जाएं। ठीक है दोस्तों। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत पत्र। ये भारतेंदु जी के समय में हिंदी आंदोलन चला था कि फारसी उस समय राजकाज की भाषा थी, तो फारसी के साथ में हिंदी की देवनागरी लिपि को भी जो राजकाज की भाषा बनाया जाए। तो कानपुर वगैरह में बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था, हिंदी भाषा को कचहरी में प्रवेश कराया गया था, तो उसका मुखपत्र भारत मित्र को कहा जाता है। देखिए सौर सैनी अपभ्रंश में किस भाषा का विकास हुआ? राजस्थानी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? मैंने अपनी पहली स्लाइड में बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। खड़ी बोली में सबसे पहले अमीर खुसरो जी ने रचना की थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश के बाद एक अवस्था बताई थी, औहट्ट। इन्होंने कहा कि औहट्ट से जो है हिंदी का विकास हुआ है। ये इनका अपना विचार था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। और इन्होंने प्रथम कवि रामामुंज को माना है, राजा मुंज को। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी भाषा से हुई है, ब्राह्मी लिपि से। अशोक के समय राजकाज की भाषा पाली थी और जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। अशोक ने सारे शिलालेख प्राकृत भाषा में जो है लिखवाए हैं। और लिपि कौन से प्रयोग की है? ब्राह्मी। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राज की भाषा हिंदी थी, लेकिन जो अकबर के जो राजस्व अधिकारी थे उनका नाम था टोडरमल जी। टोडरमल जी ने हिंदी की जगह फारसी को, ये देखिए दोस्तों, देखिए अकबर, देखिए मैंने अभी आपको बताया मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा हिंदी ही थी, लेकिन टोडरमल जी ने जो है फारसी को जो है राजकाज की भाषा
बना दिया था हिंदी की जगह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। उसके बाद इन्होंने जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जिसमें खास करके उर्दू लैंग्वेज को जो है राजकीय भाषा बना लिया। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि एक समाचार पत्र था, उसका नाम था भारत मित्र। भारत मित्र ये देवनागरी लिपि का एक आंदोलन चला था, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने चलाया था। जो ये फेमस आंदोलन कानपुर से चला था। तब कचहरियों में भी उर्दू की जगह हिंदी भाषा को प्रयोग में लाया जाने लगा। देखिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये देख लीजिए, गोपाल स्वामी अयंगर जी ने। गोपाल स्वामी अयंगर जी ने, इन्होंने जो है, और जो हिंदी कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष व्यवहार राजेंद्र सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? अर्धमागधी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, किस भाषा में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? वो ब्रज भाषा थी। और रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन है? बिहारी जी। बिहारी जी। और इन्होंने कौन सी लिखी है? बिहारी सतसई। इनकी जो रचना है उसका नाम है बिहारी सतसई। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, इनकी सबकी रचना ब्रज भाषा में हुई है। अहीर वाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थान से। सिंधी भाषा की मैं आपको बता चुका हूं, ब्राचड़ से हुई है। और बिहारी बंगाली की मागधी अपभ्रंश से हुई है। 100 स्लाइड ही नहीं है। इंपॉर्टेंट जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया था कि हिंदी भाषा जो है उसके प्रारंभिक कवि अमीर खुसरो हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। हिंदी शब्द, भाषा नहीं। हिंदी भाषा के लिए हिंदी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग कहां पे मिलता है? एक राइटर है सरफुद्दीन, उन्होंने लिखा है जफरनामा। क्या लिखा है? जफरनामा, उसमें मिलता है। और देख लीजिए दोस्तों, भोजपुरी जो लैंग्वेज है, जो बिहारी हिंदी की एक बोली है, वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसको बोलते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है। देखिए, फिजी, नेपाल और मॉरिशस की आधिकारिक भाषा है। लेकिन कितनी विडंबना है कि हमारे देश में इसको अभी भी जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें स्थान नहीं मिल पाया है। और फिजी, नेपाल, मॉरिशस जैसे देशों ने इससे अपनी आधिकारिक भाषा घोषित कर रखा है। देखिए, मैथिली मात्र हिंदी की ऐसी बोली है जिसे संविधान में दर्जा प्राप्त है। मात्र मैथिली ही जो हिंदी की एक ऐसी बोली है जिसको संविधान में दर्जा प्राप्त है। और इसकी जो कवित्री है वो मैथिली ठाकुर है। इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। जो ब्रज भाषा है वो साहित्यिक दृष्टि से हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है। सूरदास जी, आपके भूषण जी, रीतिकाल में जितने कवि हुए सबने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं की हैं। देखिए, उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। देखिए, अवधी लैंग्वेज जो है भारत के बाहर सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है? फिजी में बोली जाती है। और फिजी में भोजपुरी भी बोली जाती है। भोजपुरी भी बोली जाती है। जो अवधी लैंग्वेज है वो फिजी और नेपाल दोनों जगह की आधिकारिक भाषाओं में शामिल है। लेकिन अवधी लैंग्वेज अभी तक हमारे देश की 22वीं जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें अभी तक शामिल नहीं हो पाई है। और हमारे यूपी में काफी मात्रा में ये अवधी लैंग्वेज बोली जाती है। दोस्तों देखिए, डिंगल पिंगल भाषा के बारे में आपको बता देता हूं। आपने कई बार सुना होगा डिंगल भाषा, पिंगल भाषा। ये क्या है? देखिए, जितने भी रासो ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, ये सब जो है डिंगल पिंगल भाषाओं में लिखे गए हैं। डिंगल से मतलब है पश्चिमी राजस्थानी, यानी कि मारवाड़ी हिंदी से। और मैंने आपको बताया था मारवाड़ कौन से क्षेत्र को कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान। जोधपुर, और जोधपुर के पास में ही जैसलमेर, जैसलमेर के पास में बीकानेर, और बीकानेर के पड़ोस में ही है श्रीगंगानगर। ये जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो एरिया है वो हमारा मारवाड़ कहलाता है। इसको पहले मारवाड़ रियासत बोलते थे। और दुर्गादास राठौर जी यहाँ के सबसे फेमस राजा हुए हैं, जिनका औरंगजेब से काफी बार उनकी लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। इसको मरु भाषा भी बोलते हैं क्योंकि वो रेगिस्तान की भाषा है। ये दूसरा है पिंगल भाषा। पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थानी भाषा है जो ब्रज से मिलती जुलती है। मतलब जो भरतपुर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के आसपास में बोली जाती रही होगी पहले। तो जो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल इन दोनों लैंग्वेजेस को मिला के लिखे गए हैं दोस्तों।
जो चंद्रबरदाई जी हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, वो डिंगल पिंगल भाषा में ही लिखा है दोस्तों। अब मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो है हिंदुस्तानी भाषा का। हिंदुस्तानी भाषा, इसके बारे में भी दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हिंदुस्तानी भाषा क्या है। देखिए हिंदुस्तानी भाषा जो है वो उर्दू भाषा और खड़ी बोली, या आप कह सकते हैं हिंदी भाषा, हिंदी में भी दो हैं, एक आपकी खड़ी बोली है और दूसरी है शुद्ध साहित्यिक व परिष्कृत हिंदी। अब देख लीजिए दोस्तों ये हिंदुस्तानी भाषा है क्या। देखिए जो उर्दू शब्द का मतलब है जो होता है तंबू, खेमा या शाही पड़ाव। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये क्या बता रहे हैं हमें, उर्दू का मतलब तंबू कैसे हो गया, खेमा शाही पड़ाव ये कैसे हो गया, ये तो हमको सर शायद चूतिया बना रहे हो। लेकिन देखिए जो उर्दू शब्द है इसका मतलब यही है, तंबू खेमा शाही पड़ाव। और जो उर्दू शब्द है ये तुर्की भाषा से लिया गया है, ये तुर्क भाषा से लिया गया है। और तुर्क भाषा के जो सबसे बढ़िया राइटर मानेंगे वो बाबर माने गए हैं। इन्होंने जो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्क भाषा में ही लिखी हुई है। अब देखिए अगर आप कभी भी बीए या एमए उर्दू से करे हुए हैं और इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि उर्दू शब्द का मतलब बताइए। तो उर्दू शब्द का मतलब होता है तंबू खेमा शाही पड़ाव। अब देखिए कैसे होता है, जब भारत में मुगलों का शासनकाल चल रहा था तो उस समय औरंगजेब के शासनकाल के बारे में कहा जाता है इन्होंने थोड़ा धार्मिक सहिष्णुता की नीति ना अपना कर थोड़ा जो है ये असहिष्णु शासक थे। तो इन्होंने काफी इनके ऊपर ये लगाया क्या जाता है, सही भी है कि इन्होंने काफी मंदिरों को तोड़ा और मतलब कि ये जो है हिंदुओं पर काफी अत्याचार भी इन्होंने किए। लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी है, कहा जाता है कि इनके प्रशासन में 33 से 49% तक हिंदू ऑफिसर्स उस समय काम कर रहे थे। अब इनके दो पक्ष हैं कि इन्होंने नौकरियों पर भी हिंदुओं को काफी रखा और अत्याचार भी किए, जैसे इन्होंने मिर्जा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। तो ये हमारा इतिहास का विषय नहीं है यहाँ पर हम आपको भाषा से रिलेटेड चीज बताना चाह रहे हैं। देखिए इनके समय में होता क्या था, इनके समय में एक चलती थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था ये आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, ये अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी व्यवस्था में होता क्या था कि जिस किसी को 5,000 का मनसब मिल गया तो वो 5,000 सिपाही रख सकता था, किसी को 10,000 का मिलता था तो 10,000 सिपाही रख सकता था। तो होता क्या था, अब इनके पास जितने भी मनसबदार होते थे, कोई ईरानी होता था, कोई अफगानी पठान थे, कुछ दुर्रानी थे और कुछ ये खुद मुगल्स थे तो कुछ मुगल्स भी रहे होंगे, ये तो मुस्लिम्स हो गए। और जो हिंदू थे उसमें भी देखिए कोई कुछ बुंदेले रहे होंगे, कुछ मान के चलिए अब छत्रपति शिवाजी से इनसे काफी लड़ाई, लेकिन कुछ मराठा सरदार भी इनके साथ रहे होंगे। तो हिंदूज में भी काफी लोग इनके साथ रहे होंगे। तो क्या हुआ होगा, सबकी बोली अलग अलग रही होगी। तो अब होता क्या था, जिनको जिनको भी ये लोग मनसब देते थे, जब युद्ध होता था तो हर सरदार से कुछ ना कुछ कहते थे कि आप इतने सिपाही, आप 2,000 सिपाही दीजिए, या कोई से जिनके पास ज्यादा मनसब होता था उनसे ज्यादा सिपाही लेते थे। फिर एक सेना तैयार करके किसी को उसका कमांडर बना देते थे। जैसे शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने पहले अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा था, फिर वो पराजित हो गए तो उन्होंने मिर्जा जयसिंह को भेजा, तो मिर्जा जयसिंह को कमांडर बना के भेजा। अब होता क्या था, जब काफी मनसबदार अपनी सेना देते थे तो उसमें क्या हो, ईरानी इनकी कुछ लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस रही होगी, अफगानियों की अलग, दुर्रानियों की अलग, मुगल्स की कुछ अलग रही होगी, और हिंदुओं में भी बुंदेला, कुछ बुंदेली भाषा बोलते होंगे। तो होता क्या था, जब ये सब जगह जब जैसे सेना पड़ाव डालती थी तब तंबू बना लेती थी, या खेमा या शाही पड़ाव बना लेती थी, तब वहां पे इन लोगों ने क्या किया, आपस में इंटरेक्शन करने के लिए जो लैंग्वेज बनी वो उर्दू लैंग्वेज बनी। ठीक है दोस्तों,
काफी इसमें हिंदी के शब्द आ गए, खास करके खड़ी बोली के, और अरबी के वर्ड आ गए, फारसी के आगे बुंदेली, ब्रज, ये सब वर्ड आ गए। इसीलिए हम उर्दू को क्या कहते हैं, तंबू की भाषा या खेमे की भाषा। अब देखिए दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्या था। उर्दू जो लैंग्वेज थी वो 100 सैन्य अपभ्रंश से बनी थी, और हिंदी उर्दू में डिफरेंस क्या था। जो उर्दू थी वो संस्कृत के जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम कर रही थी। समझ लीजिए, तत्सम शब्द न्यून है इसमें, और तद्भव शब्द बहुत ज्यादा हैं। और अरबी फारसी के वर्डों का यूज कर रही है, अरबी फारसी। दूसरी तरफ जो हिंदी है, हिंदी में क्या है, हिंदी में जो तत्सम शब्द हैं, खास करके हम खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, खड़ी बोली, उसमें जो तत्सम शब्द हैं वो उर्दू के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा हैं, और जो तद्भव शब्द हैं वो भी जो है उर्दू के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा हैं। अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो उर्दू के रिस्पेक्ट में काफी कम हैं। ये कम है। और जो हिंदी का जो दूसरा मैंने बताया था शुद्ध साहित्यिक व परिष्कृत खड़ी बोली, उसमें क्या होगा, उसमें तत्सम शब्द बहुत ज्यादा आ जाएंगे। जैसे आप लिखते हैं जल, बोलचाल में तो हम पानी का यूज करते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्स में लिखते हैं तो जल, वैसे हम हवा कह देते हैं, वैसे कहते हैं वायु। तो जो हमारी हिंदी जो बुक्स में यूज हो रही है वो जो है ये शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही होती है ज्यादातर। तो देखिए इसमें क्या होगा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में तत्सम के शब्द ज्यादा आ जाएंगे, तद्भव के शब्द कम रह जाएंगे। और अरबी फारसी के वर्डों को हम धीरे धीरे हटा के इनकी जगह मानक शब्द लाएंगे हिंदी के। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको इसका जो बेसिक डिफरेंस बता दिया कि दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या, आप देख भी सकते हैं। इसमें उर्दू में अरबी फारसी के वर्ड हैं, तत्सम के बहुत कम है, तद्भव और कुछ ब्रज भाषा के वर्ड भी इसमें हैं, ब्रज भाषा डिंगल पिंगल वाली, और यहाँ पर भी ब्रज भाषा के वर्ण हैं। क्योंकि हिंदी की उपभाषा जो बोली है वो ब्रज है, तो यहाँ पे मुझे आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए क्या हुआ, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में कोलकाता में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने सहायक संधि चलाई थी। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, जब आप हिस्ट्री में इनको पढ़ेंगे तो इन्होंने एक हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट बनाया था फोर्ट विलियम कॉलेज में, हिंदुस्तानी विभाग। तो उसमें एक थे लल्लू लाल जी, लल्लू लाल जी, जिन्होंने प्रेम सागर लिखी है। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था। इनको जो है ये कहा गया कि आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है उसमें से उर्दू के शब्द या अरबी या फारसी के शब्द धीरे धीरे खत्म किए जाएंगे और उसकी जगह पे हिंदी के मानक वर्ड जो लाए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे शब्द जो हिंदी के यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था थाना, जो कि फारसी का शब्द है। अभी हमें इसकी जगह कोई हिंदी का मानक शब्द नहीं मिला है। जब हमें हिंदी का मानक शब्द मिलेगा तो उसको हम हिंदी के मानक शब्द से रिप्लेस कर देंगे दोस्तों। जैसे जिला, जिला की जगह हमें शब्द मिल गया है जनपद, तो इसको हमने हिंदी के मानक शब्द से रिप्लेस कर दिया। अब दोस्तों कई जगह पे जनपद शब्द का प्रयोग होने लगा है। सेम इसी तरह से तहसील की जगह पे उपजिला शब्द का प्रयोग होने लगा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदुस्तानी भाषा से हम लोगों ने धीरे धीरे ये अरबी और फारसी के वर्ड हटाते चले गए और तद्भव के शब्द या तत्सम के शब्द उसमें जोड़ते चले गए। जो आज हिंदी हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे अरबी और फारसी के वर्ड काफी कम होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे एक समय आएगा जब 10, 15, 20 साल बाद हमें और मानक वर्ड मिलते जाएंगे तो हम हिंदी के अरबी फारसी वर्डों को जो हटाते जाएंगे। जो हमारा संविधान यही कहता है कि हिंदी भाषा का विकास जो है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास इसी तरीके से होगा कि जो बाहरी भाषाओं के शब्द हैं, खास करके अरबी फारसी के, इनको न्यून करके हिंदी के मानक शब्द लाते जाएंगे
दोस्तों मेरे ख्याल से जो हमारा हिंदी भाषा का इतिहास है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए हैं, जो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो देखते हैं तो शायद ही कोई फैक्ट जो है मैंने छोड़ा हो, और चाहे कोई छोटा एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, मैंने सारे फैक्ट इसमें क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल सृष्टि क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, और इस पे जो है कमेंट भी करें। धन्यवाद।